यस, आज के क्लास में हम लोग एथिक्स का देखेंगे कि रोल ऑफ सोसाइटी इन इनकलकेटिंग वैल्यूज़। इससे पहले हम लोगों ने देखा था क्या जिम्मेदारी है फैमिली का। करेक्ट, फैमिली का क्या जिम्मेदारी है, किस तरह का वैल्यूज़ एक बच्चे के अंदर फैमिली को देना चाहिए। और आज की क्लास में देखेंगे हम लोग कि सोसाइटी का क्या रोल है। कोई वैल्यू, यदि सोसाइटी अच्छा है तो वैल्यू सिस्टम अच्छा रहेगा, करेक्ट, और यदि सोसाइटी गलत है तो गलत वैल्यू सिस्टम रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि एक कोई भी आदमी जो अपने इर्द गिर्द घिरा है लोगों से, तो डिपेंड करता है वो जितने भी इर्द गिर्द लोग जुड़े हैं उन लोगों का वैल्यू सिस्टम क्या है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू डिसाइड वेदर पर्सन इज गुड और बैड। बताओ, देखो यहाँ समझना होगा हमें। देखो बहुत सारा चीज़ समझना होगा। पहले तो हम समझते हैं कि इंडियन सोसाइटी का पॉजिटिव पॉइंट क्या है। हम इंडियन सोसाइटी किस लिए जाना जाता है। सबसे वन, प्लुरलिस्टिक है, प्लुरल है जी, यहाँ पे सिंगुलर नहीं है। प्लुरलिस्टिक मतलब क्या है कि बहुत सारा यहाँ पे धर्म है, बहुत सारा यहाँ पे फेथ है कि नहीं है। यहाँ छठ पूजा होता है तो दूसरा भी त्यौहार हो रहा है, इसलिए कह सकते हैं ये प्लुरलिस्टिक सोसाइटी है। फर्स्ट वन, मल्टी रिलीजियस है कि नहीं है। बहुत सारे धर्म है यहाँ पे, बहुत सारे कल्चर है यहाँ पे। इंडिजीनियस ऑफ फॉरेन कल्ट, बाहर के भी है यहाँ पे, पारसीज है यहाँ पे, क्रिश्चियनिटी है, बहुत सारा चीज़ है। रिलीजियस टॉलरेंस, यहाँ सब संप्रदाय एक साथ मिल बैठ के रह सकते हैं। होल वर्ल्ड इज सिंगल फैमिली, हम तो जानते हैं कि वासुदेव कुटुंबकम, पूरा हमारा दुनिया ही क्या है, एक सिंगल फैमिली है। जब पूरा दुनिया ही एक सिंगल फैमिली है तो सबको भाई की तरह ट्रीट करना चाहिए, हमें ब्रदर्स एंड सिस्टर की तरह ट्रीट करना चाहिए, करेक्ट। रिफ्लेक्ट ओपननेस, हमारे कंट्री में डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल तो घर घर मिलता है ना, हम लोग पूछ के डिसीजन लेते हैं। ओपननेस है इसके हमारे सोसाइटी में। इंक्लूसिवनेस, गरीब को देखते हैं तो सिंपैथी एम्पैथी आता है कि नहीं है। ऐसा सोसाइटी है हमारा। बहुत सारे स्क्रिप्चर्स भी है, वेदास है, पुराणास है, बाइबल है, क्या नहीं है हमारे। तो कहने का मतलब ये सभी स्क्रिप्चर्स हमें गाइड करते हैं कि कैसे हमको एथिकल वैल्यूज को फॉलो करना चाहिए। कौन सा, कॉन्शियसनेस, अटेंटिवनेस है बाय अवेयरनेस। अवेयरनेस का बहुत सारा मैकेनिज्म हो सकता है। सोशल मीडिया हो सकता है, इंटरनेट हो सकता है, न्यूज़पेपर हो सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी का हम अडॉप्ट कर लेते हैं। यही कारण है कि भारत का जो मास्टर स्टूडेंट है, एक नंबर का स्टूडेंट, जो बहुत चालाक है, वो बाहर जाके क्या करता है, डिजिटल जितने भी बड़े बड़े क्लाउड देखते हो उसके CEO बन के बैठे हुए हैं, बिकॉज ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी। जो हमने इतना धर्म देखा, इतना संप्रदाय देखा, हमको गरीबी में भी जीना आता है, तो जब लग्जरियस हमको व्यवस्था मिलेगा तो हम तो आराम से रहेंगे, है कि नहीं है। तो एडेप्टेबिलिटी गजब है भारतीय के अंदर। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इतना देश अलग है फिर भी हम एक है और कहते हैं कि यस भारत माता की जय, है कि नहीं है। देखो यहाँ पे देखो क्या बताया गया, हाँ, कर्मण्यवादी का, वही इसमें मतलब क्या कि कर्म का फल का चिंता मत करो, कर्म किए जाओ किए जाओ किए जाओ, फल तो मिलना ही मिलना है। अब ऐसा फिलोसॉफी से हमारा इंडियन सोसाइटी आगे बढ़ रहा है तो क्या प्रॉब्लम है जी। यानी ये कितना पॉजिटिव है इंडियन सोसाइटी। यूनिवर्सलिज्म है जी, अपने लिए बात नहीं करता है, पूरा विश्व का बात करता है। क्यों, विश्व गुरु बनना है हमें, है कि नहीं है। निष्काम कर्मा, यानी कि एफर्ट विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, काम करेंगे बिना कोई एक्सपेक्टेशन का। यदि किसी का हम परोपकार का काम कर रहे हैं, किसी को हेल्प कर रहे थे, ये नहीं सोच के कर रहे हैं कि हमको कोई हेल्प करेगा, ये इट इज़ माई ड्यूटी। हाँ, बूढ़ा लोग आता है कि नहीं आता, कहा बच्चा पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते हो, पढ़ाई करो ना, पापा खुश रहेंगे, क्या यही गुण है। तो क्या तुम्हारा घर का आदमी नहीं है फिर भी तुमको 2 चीज़ सिखा के चला जा रहा है, क्योंकि हम केयर, हमारा ब्लड का रिलेशन नहीं है फिर भी हम केयर करते हैं। ऐसा ही इंडियन सोसाइटी है। और ड्यूटी एथिक्स, हम तो कहते हैं कर्म मार्ग पे चलो, सब कुछ सीख रहेगा। और भी बहुत सारा चीज़ हो सकता है, ये ओपन एंडेड है। तो यानी कि ये सभी चीज़ कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये हमारी इंडियन सोसाइटी में सभी चीज़ पाए जाते हैं। अब हमको समझना होगा आफ्टर फैमिली। अब देखो हम कहाँ, अब फैमिली के बाद हम जो सीखते हैं वो सोसाइटी से ही सीखते हैं। सबसे पहले तो हम घर में जुड़े हैं, फैमिली में जुड़े हैं, मम्मी पापा है, रिलेटिव्स है, कजन्स है, घर के स्ट्रक्चर। घर से बाहर रखोगे अपना कदम तो तुमको सोसाइटी ही मिलेगा।
तो सोसाइटी भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वैल्यूज़ है। यदि हम गलत सोसाइटी में रह रहे हैं तो गलत वैल्यूज़ रहेगा, यदि अच्छे सोसाइटी में रह रहे हैं तो अच्छा वैल्यूज़ होगा। तो ये देखो सोसाइटी, चाहे वो बिलीफ का बात हो, चाहे एटीट्यूड का बात हो, चाहे वैल्यूज़ का बात हो, चाहे मोरल्स का बात हो, ये जितने भी देखते हो इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है ये हमको बिल्कुल सोसाइटी सिखाता है। कैसे हम किस बेसिस पे कह देते हैं कि सोसाइटी का आदमी लोग अच्छा नहीं है, कभी कहते हैं सोसाइटी का आदमी लोग बहुत अच्छा है, कुछ रीजन्स है इसके पीछे, बिकॉज ऑफ देयर एटीट्यूड, बिकॉज ऑफ देयर वैल्यू सिस्टम एंड सो ऑन। देखो इसमें कह रहा है कि देखिए जो सोसाइटी का जो रोल है वैल्यूज़ को डेवलप करने में दोनों तरीके से हो सकता है। हर एक चीज़ का कुछ अच्छाई होता है, कुछ खराबी होता है कि नहीं है। हार्मफुल इफेक्ट भी है, बेनिफिशियल भी है। पहले बेनिफिशियल देखते हैं। फर्स्ट वन क्या, सोशलाइजेशन। हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ और भी लोग हैं। घर में कुछ प्रॉब्लम होता है तो बाहर के लोग आके हेल्प कर देते हैं, है कि नहीं है। गांव देहात में तो ये चीज़ और ज़्यादा देखने को मिलता है, तो सोशलाइजेशन। सेकेंड वन रिलीजियस टॉलरेंस, कोई बात नहीं, सब अलग अलग धर्म के लोग हैं, एक साथ रह रहे हैं, तो ये भी कितना यूनिटी इन डाइवर्सिटी तुमको बताता है। लीडरशिप, हाँ कोई आके हेल्प कर दिया तुमको, हम लीडरशिप सीखते हैं। ऐसे मान लो कि कहीं पंडाल लगा हुआ है, किसी का शादी ब्याह है, तो कोई दूसरे आदमी आके लीड कर रहा है, तो बनाओ रे जल्दी पंडाल बनाओ, आने वाला है बारात। यस, जैसे हुआ था यहाँ पे, हुआ था कि नहीं हुआ था बगल में ही, उसमें हमने गजब का कम्युनिटी पार्टिसिपेशन देखा था। यस, राहुल का जो हुआ था यहाँ पे, उसमें हमने देखा ना हर आदमी कंट्रीब्यूट कर रहा है अपने अपने तरीके से यहाँ पे जस्ट। तो लीडरशिप है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी बता चुके हैं। पेट्रोटिज्म यानी कि यस हमें सिखाता है सोसाइटी की राष्ट्र के लिए कितना हमको हितकारी होना चाहिए, कितना हमें आगे बढ़ना चाहिए, पेट्रोटिक वैल्यू कितना होना चाहिए हमारे अंदर। अकाउंटेबिलिटी, ऐसा नहीं कि चोरी चकारी करके आ रहा है बाबू और चुपचाप सोसाइटी में एकदम चल रहे हो शान से। नो, यू हैव टू गिव योर अकाउंटेबिलिटी। आप क्या काम कर रहे हो, अकाउंटेबिलिटी देना होगा आपको। अदरवाइज यदि सोसाइटी के नॉर्म्स के अंदर आप फॉल नहीं हुए तो हो सकता है आपको पनिशमेंट भी मिल सकता है। करेक्ट। फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड, बाहर के ही लोग आके, सोसाइटी के ही लोग आके, क्या भाई ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, क्या दिक्कत है, देख रहे हैं 10 दिन से बड़ा टेंशन में आया हुआ है, क्या कारण है तुम्हारा। अब ब्लड का रिलेशन नहीं है फिर भी तुमको ये पूछ दिया, हाँ तुम यदि बहुत ज़्यादा क्लोज हो तो तुम बता भी दोगे। तो ये सोसाइटी तुमको देता है, यानी कि तुम्हारा जो प्रेशर है, प्रेशर को रिलीज भी करता है सोसाइटी। एट द सेम टाइम सोसाइटी हार्मफुल भी है। कैसे हार्मफुल है, मान लो कि उस सोसाइटी में रह रहे हो जहाँ पे बहुत डिस्क्रिमिनेशन है, तो गलत बात है कि नहीं है। फिर तुम्हारा जो बच्चा होगा, जो पीढ़ी होगा, वो भी डिस्क्रिमिनेशन का ही शिकार होगा, वो भी गलत चीज़ सीखेगा। दूसरा देखो डाउरी है, सोशल इविल्स, ये भी गलत बात है कि नहीं है। चाइल्ड मैरिज है सोसाइटी में, एनिमल अब्यूज़ है, आदमी को एनिमल का सेक्रीफाइस किया जा रहा है, वो भी तुम सोसाइटी से सीख रहे हो। भाई मनोकामना पूरा करना है तो जाके चढ़ा दो, तो कितना गलत बात है, ये हम सोसाइटी से सीख रहे हैं। एब्सेंस ऑफ सिविक सेंस है ही नहीं, जहाँ मन हुआ वहीं कचरा फेंक रहे हो, ये भी सोसाइटी से सीख रहे हो, गलत बात है कि नहीं है। फीमेल फोर्टिसाइड, अब जानते हो इसके लिए तो राजस्थान का एक बहुत बड़ा एपिसोड भी आया था, ना आना इस देश लाडो, है कि नहीं है। बालिका वधू, ये सब जो भी तुम्हारा एपिसोड रहा, इसने कितना अवेयरनेस किया है कि नहीं किया है। ये चीज़ सब सोसाइटी से हम सीखते हैं। अभी भी इसके ऊपर तो बहुत चर्चा भी किए थे हम लोग बेगूसराय से रिलेटेड, ये प्रॉब्लम है, अभी भी स्टिल प्रॉब्लम है। देखो यहाँ पे देखो, समझ गए ना। तो ये सभी चीज़ चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, हम सोसाइटी से सीखते हैं, ये सभी वैल्यूज हम सीखते हैं। आगे देखो नेगेटिव वैल्यूज फ्रॉम, अब देखो एक तो हमने पॉजिटिव वैल्यूज देखा, इंडियन सोसाइटी का प्लूरलिस्टिक है, मल्टीलिंग्विस्टिक है, मल्टी रिलीजियस है, फिर भी यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। करेक्ट। अब देखते हैं कि एक नेगेटिव क्या है। एक तो देखो लैक ऑफ हाइजीन इन पब्लिक, घर तो साफ रहेगा, जो बाहर का जो है ना बहुत हद गंदा है कि नहीं है, जहाँ मन किया फेंक दो, गलत बात है। इसके लिए हमने कोशिश किया कि बिहेवियर चेंज किया जाए, उसके लिए हम लोग स्वच्छ भारत अभियान है ना 1 चलवा दिया, 2 को हम लोग आगे लेके चल रहे हैं। करेक्ट है कि नहीं है। ODF++ है कि नहीं है। लैक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन है ही नहीं लोगों में, इंडियंस का दिक्कत है। इंडियन एज अ होल बता रहा है कि लैक ऑफ डिसिप्लिन नहीं है। हमको कोई बाहर से मोटिवेट करता है, डंडा लगाता है, तब डिसिप्लिन में आते हैं। ऐसे हम लोग डिसिप्लिन से नहीं जन्मे हैं लोग, अनलाइक चाइनीज, अनलाइक जापानीज। डिसऑनेस्टी है, हद डिसऑनेस्टी भरा हुआ है। हम मतलब ये समय के साथ आया। ऐसे तो राजा हरिश्चंद्र के वंशज है हम लोग, ठीक है ना। ऐसे तो बहुत बड़ा एथिकल रहा है, नॉर्म्स रहा है हम लोग का, मगर इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन दिस क्रूअल वर्ल्ड लोग चले जाते हैं डिसऑनेस्टी की तरफ। और उसके बाद तो ये तो देखो घर घर है नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म है कि नहीं है, जानते हो ना नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद। और पंक्चुअलिटी, लैक ऑफ पंक्चुअलिटी, ये भी बड़ा समस्या है। बुलाए 4 बजे आ रहा है 4:30 को, या कई लोग तो गायब ही हैं,
विदाउट अकाउंटेबिलिटी, विदाउट ट्रांसपेरेंसी। समझ रहे हो ना? तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए समझ जाओ, इसलिए किताब में पढ़ना पड़ता है तुम लोग को। अब देखो ये तो हमने समझा, हाँ, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें देखो, इसमें और भी है, और भी इंडियन। अब देखो इंडियन वैल्यूज़, ये तो चलो ये भी सब वैल्यूज़ ही था कि नेगेटिव वैल्यूज़ इंडियन सोसाइटी का, पॉजिटिव वैल्यू इंडियन सोसाइटी का। मगर जब हम इंडियंस कहते हैं तो क्या क्या हम एक्सपेक्ट करते हैं। अब जैसे देखो हम लोग बिहार का बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि यहाँ के लोग बड़े ही मिलनसार होते हैं ना। किसी से भी जाकर पूछो चाचा यहाँ जाना है, तो चाचा बोले कहाँ बाबू कहाँ, पूरा घर के बारे में पूछ लेगा, चाचा तुमको छोड़ देगा घर भी, या फिर रास्ता भी दिखा देगा। तो कितना मिलनसार है हमारे इंडियंस। तो इस तरह जो कोर वैल्यूज़ है जो इंडियंस के साथ एसोसिएटेड है, एग्जाम्पल देखो डाइवर्सिटी है कि नहीं, इतना विविधता बढ़ा है, निकलो सोसाइटी में तुमको पूरा चेंज दिखेगा। पेट्रियटिज्म है, सब राष्ट्रभक्ति में लिप्त है। हाँ, हर कोई पुलवामा का अटैक होगा कश्मीर में, आग लगेगा यहाँ बेगूसराय में, पुलवामा का अटैक होगा कश्मीर में, आग लगेगा नीचे केरल में। तो फिर तो पेट्रियटिक फीलिंग्स तो हमारे पास है। रेस्पेक्टिंग एल्डर्स, देखो ये तो है, मानना पड़ेगा तुमको। अनलाइक वेस्टर्न कंट्रीज में कोई मतलब है नहीं एल्डर्स से, उसका फादर को भी नहीं पहचानता वो ठीक से, हो गया 18+ हो गया, कोई मतलब नहीं है, फादर मदर कोई किसी से लेना देना नहीं है। यहाँ पे देखो आदमी ज्वाइंट फैमिली में तो हद ही हो जाता है ना। दादी डांट रही होती है अपने बेटे को, काहे मारा पोता को हमको, अब पोता को पता चला कि उसका बेटा वो 60 साल का आदमी है, फिर उसको डांट रहा होता है, वो भी डांट सुन रहा होता है। तो रेस्पेक्टिंग एल्डर्स इस लेवल का हमारा ये सोसाइटी का वैल्यूज़ है ना। तो उसका कंपैशन टुवर्ड्स एवरीवन, हाँ, लव कंपैशन तो हम लोग का वैल्यूज़ ही है। सेक्रीफाइस यानी कि दूसरे के हित के लिए कर देना, है कि नहीं। जैसे गांधी जी का देखो, दूसरे के हित के लिए बलिदान दिए कि नहीं दिए। भगत सिंह देखो, एडेप्टिबिलिटी ये तो बहुत ज़्यादा है, कहीं पे भी जाएंगे अडेप्ट कर लेंगे इंडियंस की खासियत ये है कि कहीं पे भी जाके अडेप्ट कर लेगा। नॉन वायलेंस, फॉरगिवनेस, है ना, अहिंसक आदमी नहीं है हम लोग, ठीक है, हिंसक नहीं है, सॉरी, हम अहिंसा में बिलीव करते हैं, करेक्ट, हम अहिंसा में बिलीव करते हैं जी। उसका देखो नॉन वायलेंस बिल्कुल नहीं है। फॉरगिवनेस, कुछ भी दिक्कत होता है हम माफ़ कर देते हैं। ये सब तुम्हारा क्या ट्रेट है इंडियन सोसाइटी का। बेनेवोलेंट, वही काइंडनेस। ट्रूथफुलनेस मतलब क्या है कि बहुत ही ट्रूथ है, मतलब बहुत ट्रस्ट कर सकते हो उस पर, जो बोल दिया वो करेगा, गलत काम नहीं करेगा। हाँ, डेडिकेशन है, पेशेंस है। पेशेंस तो गजब है इंडियंस में, कोई बात नहीं, 3 ही अटेम्प्ट तो गया है, 2 अटेम्प्ट तो और बचा है ना। बाहर इतना पेशेंस कहाँ पे है लोगों को, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। फ्रीडम देखो, फ्रीडम को एंजॉय करते हैं इंडियंस, फुल फ्रीडम देते हैं, है ना। फ्रूगल इनोवेशन, जुगाड़ टेक्नोलॉजी इसको बोला जाता है। अब देखा तुम लोग देखा कि वॉशिंग मशीन है, हाँ, घर में, पड़ोसी का बड़ा वाला वॉशिंग मशीन देख लिया, अब करे तो करे क्या, तुम्हारा बेटा आया कसम खाते हुए कि कोई बात नहीं 9 में बना देंगे वॉशिंग मशीन, जाके तुम देखा तो छोटा सा बाल्टी में वॉशिंग मशीन बना दिया वो। दैट इज कॉल्ड जुगाड़ टेक्नोलॉजी। वो भी वॉशिंग मशीन का ही काम कर रहा है रमानंद जी, हाँ, लगा दिया वो, हाँ, लगा दिया, कपड़ा मस्त हो रहा है, बस देखने में थोड़ा बुरा लगता है मगर काम वही हो रहा है। दैट इज कॉल्ड फ्रूगल इनोवेशन, समझे। डेमोक्रेसी है जी इस कंट्री का, है ना। कॉम्पिटिटिवनेस है, कंपटीशन तो हद लेवल पे है भारत में, किसी भी सेक्टर में चले जाओ, है ना। लर्निंग्स है, लर्निंग्स मल्टीपल लैंग्वेजेस। आप देखो भारत में किसी भी आदमी को उठा लो, किसी भी आदमी को, ठीक है ना, उसको कम 2 लैंग्वेज तो आता ही होगा। किसी भी आदमी को उठा लीजिए, मिनिमम 2 लैंग्वेज तो आता ही होगा उसको, एक अपना नेटिव लैंग्वेज और जो एक राष्ट्र का जो भी लैंग्वेज है वो आता ही होगा उसको। तो ये तो हमारा ट्रेड रहा है, जिस आदमी को 2 लैंग्वेज आ सकता है या मल्टीपल लैंग्वेज आ सकता है तो उसके अंदर सीखने का भी कैपेबिलिटी कितना ज़्यादा होगा। ये सभी चीज़ क्या है, हमारे इंडियन वैल्यूज़ है, समझ गए ना। जैसे ट्रूथफुलनेस में क्या एग्जाम्पल दिया, सत्यमेव जयते, इससे बेस्ट एग्जाम्पल क्या हो सकता है। रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडियन सोसाइटी, तो इंडियन सोसाइटी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि इंडियन सोसाइटी करे ताकि इनइक्वलिटी ना हो। सबसे पहले देखो हर एक को इक्वल अपॉर्चुनिटी दे, करेक्ट। स्पेशली जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, दिव्यांग लोग हैं, उसको देना होगा, समझे ना। वही आर्टिकल 14, 15, 16, 17 का बात है, तो सबको देना होगा हमें इक्वलिटी दे, क्योंकि हमारा जो एम है, जो हमारा एम्बिशन है, क्या है, इगैलिटेरियन सोसाइटी पूरा इगैलिटेरियन बेस्ड हो, सब बराबर हो। प्रमोट अ प्रैक्टिस, ठीक है, हम क्या करें,
प्रोमोट एंड प्रैक्टिस ऑफ कोहिशन सोशलाइजेशन, यानी कि सब एक साथ मिल के रहने का काम करें, दंगा फसाद वाला काम नहीं करें। ये सोसाइटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। भले ही हमारा आइडियोलॉजी डिफरेंट हो, भले ही हमारा फेथ डिफरेंट हो, भले ही हमारा सोच अलग हो, मगर फिर भी एक साथ मिल के रहेंगे। ये इंडियन सोसाइटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मॉरल ऑब्लिगेशन। हाँ, जो लॉज रूल्स रेगुलेशन जो बना दिए गए हैं उसका उल्लंघन ना हो। अब देख तो कई सोसाइटी बताओ वहाँ पे चल रहा है मार्शल लॉ, यहाँ उल्लंघन कर रहा है, या फिर कुछ आपका कह दिया गया कि कम्युनल डिसहार्मोनी हो गया तो यू हैव टू फॉलो द सेक्शन 144। यह सेक्शन नहीं भी है तो हमारा काम है कि जो भी रूल्स और रेगुलेशन है भारत सरकार का वो हम उस चीज़ को फॉलो करें ताकि सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन हो और जो लॉ के हिसाब से हम कॉन्सोनेंस में चल सके, लॉ के हिसाब से पैरेलल चल सके। क्योंकि कहते हैं कि लॉ को कहते हैं ना कि पुराना मूवी में कि कानून को अपने हाथ में मत लो, कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है। कानून मतलब धर्म, धर्म को अपने हाथ में ले लोगे क्या? धर्म को हाथ में नहीं लिया जा सकता है ना, धर्म से हम बने हैं। देखो, प्रमोट लिबरल आउटलुक, तो सोसाइटी का ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लिबरल आउटलुक, क्या ऑर्थोडॉक्सी एलिमेंट में पड़ा हुआ है, तो प्रोग्रेसिव माइंडसेट होना चाहिए। सोसाइटी का भी ये कर्तव्य है। और देखिए सोसाइटी बदलता है कि नहीं बदलता है। यदि हम गांव का बात करें तो गांव का जो थॉट प्रोसेस होगा और यहाँ का थॉट प्रोसेस होगा डिफरेंट है कि नहीं है। तो कोशिश होना चाहिए कि प्रोग्रेसिव आउटलुक हो सोसाइटी का, प्रैक्टिकल नेचर हो जी। अब जो पता है हमको कि इससे हो सकता है, यदि हम कोविड-19 किसी को हो गया और पता है कि झाड़ फूक से नहीं हो सकता है, इसको प्रॉपर RT-PCR करवाना होगा, प्रॉपर इसको मेडिकेशन करवाना होगा, तो उसको ध्यान देना ना, बल्कि जैसे चिकन पॉक्स को क्योर किया जाता है उधर क्यों जाएंगे हम लोग। तो हमारा हमेशा लिबरल आउटलुक होना चाहिए, प्रैक्टिकल अप्रोच होना चाहिए किसी भी चीज़ को लेकर, ब्रॉड माइंड होना चाहिए, पैराफियल नेचर नहीं होना चाहिए, टॉलरेंस वैल्यूज होने चाहिए। ये सभी चीज़ हम एक्सपेक्ट करते हैं हमारे सोसाइटी से। अब देखो आगे बढ़ सकते हो, मॉडर्न वर्ल्ड एंड प्रॉब्लम्स। देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये कहीं पे भी आपको पूछा जा सकता है। ये जो 21st सेंचुरी देखते हो तो उसमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है ना, जो कि इंटरनेट पे आए दिन हम लोग को समझ में आ जाता है कहाँ कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम्स है। तो सबसे पहले देखो आर्मामेंट्स मतलब क्या होता है कि देखो हर जगह कश्मीर का इशूज़ है, उधर इजराइल का अपना ही रोना है, टेंशन चल रहा है, लिबिया में अलग टेंशन चल रहा है, बॉर्डर डिस्प्यूट है, उधर यूक्रेन का अलग ही मामला चल रहा है, यूक्रेन में कुछ तनाव हुआ तो इधर से यूएसए तैयार, उधर से रशिया तैयार। तो क्योंकि आर्म्स का जितना प्रदर्शन करोगे ना, इससे डर है कि जो वर्ल्ड का जो पीस है वो ख़त्म हो सकता है। और ये हमने देखा है फर्स्ट वर्ल्ड वार में, ये भी हमने देखा है सेकंड वर्ल्ड वार में। तो ये एक बहुत बड़ा समस्या है, नंबर 1। सेकंड समस्या, सबसे बड़ा समस्या करप्शन का समस्या है, जो कि हर एक जगह है, मोर और लेस हर एक जगह है। नेपोटिज्म भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, पार्शियलिटी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि फेवर कर दिया जाता है। टेररिज्म बताओ, टेररिज्म तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। टेररिज्म और एयर पोल्यूशन यानी कि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज कितना बड़ा प्रॉब्लम है अभी के डेट में, है ना, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एक्सप्लॉयटेशन बताओ, एक्सप्लॉयटेशन किस, अब एक्सप्लॉयटेशन यानी कि तुम इसका तो बहुत सारा कर सकते हो, यानी कि बच्चे के ऊपर एक्सप्लॉयटेशन, महिलाओं के ऊपर एक्सप्लॉयटेशन। अब हम देखते हैं कि आज जस्ट सुबह पढ़ाए थे तुम लोग को, तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन केवल 18% है महिलाओं का, तो ये भी तो एक्सप्लॉयटेशन ही है। इनइक्वालिटीज का राइज होना, ये भी तो एक्सप्लॉयटेशन ही है। अब जैसे देखते हैं कि लगातार इनइक्वालिटीज बढ़ते चला गया, चाहे हम वेल्थ के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, चाहे इनकम के कॉन्टेक्स्ट में बात करें। तो गिनी कोएफिशिएंट इस लेवल पे यदि बढ़ता है, यानी कि इनकम इनइक्वालिटी इस लेवल बढ़ता है, तो ये फायदेमंद चीज़ नहीं है, क्योंकि पैसा तो वही है और वो तो मोबिलाइज हो रहा है, और जितना यदि छोटे तबके को वो टच करके मोबिलाइज होगा उतना बेटर है ना। ये सब चीज़ कमी है अक्रॉस द वर्ल्ड। अब तो कह सकते हैं कोविड-19 में जो किट है उसका भी कमी है, अभी कह सकते हैं। कोवैक्स फैसिलिटी बनाया गया ताकि ये जो गरीब देश है, अफ्रीकन देश है, इसको मिल सके। मगर क्या हुआ, वैक्सीन नेशनलिज्म चला कि नहीं चला। जो धनवान देश है उसने वैक्सीन को रख लिया अपने पास, फाइजर का पहले ही बुकिंग करवा दिया। तो ये भी एक प्रॉब्लम ही है जी। ह्यूमैनिटी सबसे बड़ा प्रॉब्लम, ह्यूमैनिटी का जो वैल्यूज लगातार घटते चला गया। एक हम कहते कि वासुदेव कुटुंबकम का बात करते हैं, तो जब रोहिंग्या आया था तो ये बात तो भूल गए थे आप। जब जुंगटा वहाँ से खड़ा होकर इधर भागा तो आप भूल गए थे। मिजोरम में जब गया, क्योंकि मिजोरम और म्यांमार तो दोनों एक ही शेयर करता है कल्चरल वैल्यूज, जब यहाँ से आया मणिपुर तो आप भगा दिया। यूनियन मिनिस्टर जो हमारा है उसने क्या बोला कि हटा दो उसको, ये थोड़ा सॉवरेनिटी का प्रॉब्लम हो सकता है। तो फिर तो एक तरफ आपका वासुदेव कुटुंबकम है, एक तरफ आपका अपना नेशनल टेरिटरी है, ये भी तो प्रॉब्लम। यानी कि ह्यूमैनिटी को हम कहीं ध्यान में नहीं रख रहे हैं अपने पॉलिटिक्स के वजह से।
ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। उसका देखो 21st सेंचुरी एडवांसमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब जब एडवांसमेंट हो रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, तो उस लेवल का गलत चीज़ भी हो रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। साइबर क्राइम बढ़ते चला गया। हाँ, बैठे बैठे हम कुछ भी करवा सकते हैं। आज बुली का बता रहे थे सुबह पर, कैसे है कि नहीं है, गिटहब का बता रहे थे कैसे महिलाओं का फोटो है ना वो ऐप में डाल के बोल दिया कि ये डोमेस्टिक वर्कर्स इसको हायर कर सकते हो। तो कितना बड़ा कंसर्न हो गया। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी बढ़ने से प्रॉब्लम्स भी होते हैं। ये सभी चीज़ अभी मॉडर्न वर्ल्ड का ये सब प्रॉब्लम्स हैं। तो कैसे इसको टैकल किया जाए? हाँ, प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन भी है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि फॉर्मल एजुकेशन, जो मॉरल वैल्यूज़ है इसको सिखाओ। ये आसान, मतलब ये इतना नॉर्मल चीज़ नहीं है जितना इसको नॉर्मल लिया था। देखो जापान में यदि ये नॉर्मल होता तो जापान में बचपन से ही मॉरल एजुकेशन का बात ही नहीं होता। वहाँ पे जापान का एथिक्स कितना अच्छा है। वहाँ पे बच्चे लोग को सिखाया जाता है कि इन्वायरमेंट में कैसे रहा जाता है। बच्चे लोग को जो पिकनिक लिया जाता है तो पिकनिक में सिखाया जाता है कि बच्चे लोग इस पर रिसर्च करो। तो इस तरह का मॉरल एजुकेशन को हमको बढ़ाना होगा ताकि सोशल वैल्यूज़ बढ़े, सेल्फ अवेयरनेस बढ़े, सेल्फ रिलाइजेशन हो और सेल्फ अकाउंटेबिलिटी बढ़े। क्यों बार बार हमें अकाउंटेबिलिटी मांगे? खुद ही होना चाहिए अकाउंटेबिलिटी देने का। आज क्लास नहीं आ पाए तो दिस इज रीजन। अब क्यों टीचर पूछे? ये बता रहे थे सेल्फ अकाउंटेबिलिटी मतलब क्या? खुद ही बताना ये रीजन था। घर में भी कुछ हुआ, कहीं चल दिया, घर से मुंह उठा के, मैं कुछ अकाउंटेबिलिटी ही नहीं है, तो गलत बात है कि नहीं है? ये देखो बच्चे लोग पढ़ने से नहीं होता है, दिमाग लगाना पड़ता है। समझ रहे हो ना? पढ़ लिया, काम कुछ नहीं है, जीरो लेवल पे तो कोई फायदा नहीं है, बता देते हैं। इसलिए ये सब अकाउंटेबिलिटी, अब देखो अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करना ही पड़ेगा। आप डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हो, आप डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को लेकर चलते हो, यू हैव टू फॉलो सर्टेन रूल्स ऑफ द डेमोक्रेसी। और सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, सेल्फ रिलाइजेशन, दिस आर द इंपॉर्टेंट टेंट्स ऑफ योर डेमोक्रेटिक कंट्री। दूसरा देखो एजुकेशन कैसा हो, एजुकेशन में सोशल इश्यूज हो। अब क्या होता है एजुकेशन, खाली एम्प्लॉयमेंट मिल गया हो गया, उसके बाद तुम रिसोर्सेज मोबिलाइज करते रहोगे क्या? अंबानी बन जाओगे, अडानी बन जाओगे तो प्रॉब्लम सॉल्व होगा क्या? नहीं हो सकता है। तो जब हम बड़े पोस्ट पे पहुंचे हैं तो हमारा काम है कैसे हम इकोनॉमिक इश्यूज को सुलझाएं। यदि इनकम इनइक्वालिटीज बढ़ते चला जा रहा है तो कैसे हम कम करें? क्योंकि यदि बढ़ते चला जाएगा तो फिर तो 1% वाला आदमी 90% रिसोर्सेज को होल्ड करेगा, जैसे वर्ल्ड का स्थिति है अभी। तो इससे कब मॉडल एजुकेशन बढ़ सकता है? कभी नहीं बढ़ सकता है। जब 1% का तबका का आदमी के अंदर इतना रिसोर्सेज आ जाएगा, समझते हैं वर्ल्ड तो पूरा डिवाइड हो जाएगा और 1% पूरा वर्ल्ड पे कब्जा करेगा। वेरी वेरी बैड। जैसे कि हमने देखा है कॉलोनियल पीरियड में इतना 36 कंट्री पूरा वर्ल्ड को कवर कर दिया। तो फिर यही हो रहा है अभी भी। बताओ ऑस्ट्रेलिया और गूगल का फाइट होता है तो गूगल जीत जाता है। तो ये स्थिति आ चुका है कि एक कंट्री, एक सॉवरेन कंट्री को जीत जाता है, एक डिजिटल जाइंट। एक कंपनी, एक छोटा सा वो 36 कंपनी है, और क्या है कंपनी? वो सब कुछ नहीं, फालतू का है। एक कंट्री, आप समझ रहे हैं ना, एक कंट्री मतलब बड़ा चीज होता है। अब एक कंट्री को एक छोटा सा डिजिटल क्लाउड वो हरा दे रहा है या चैलेंज कर दे रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो वहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ माइंड का डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है जी। बताओ हमारे अंदर सिंपैथी नहीं है, एम्पैथी नहीं है, डिवोशन ही नहीं है, डेडिकेशन ही नहीं है, तो क्या काम का फिर हमारा माइंड केवल रोबोट करने के लिए बैठा हुआ है क्या? हम क्यों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अलग है? क्योंकि हमको सोचने का भी ताकत है। हमारे पास इमोशंस है, जो कि इमोशन लैग है वहाँ पे, वहाँ इमोशन हो ही नहीं सकता है। तो बिल्कुल ये इमोशंस को, इस माइंड को अच्छे से यूज़ करना पड़ेगा। ये सब सोल्यूशन है। समझ में आया बच्चे क्या बोल रहे हैं? जैसे टेररिज्म का सोल्यूशन क्या हो सकता है? बताओ जल्दी चीज चिल्ला के, क्या हो सकता है उसका सोल्यूशन? क्या हो सकता है? बोलो, तुम बोलो, क्या हो सकता है? कैसे मॉरल एजुकेशन होगा? और तो कैसे बताया जाए? एजुकेशन बेस्ट वे है, एजुकेशन ही बेस्ट वे। देखते कि हमारा केरल का भाई लोग चला जाता है वहाँ। हाँ बताइए, केरल जैसा स्टेट जो पूरा भारत में लीड करता है एजुकेशन में, फिर भी वहाँ से रिक्रूट हो जाता है अफगानिस्तान में। तो एथिकल वैल्यूज़ नहीं है, पैट्रियोटिक वैल्यूज़ नहीं है, तो राष्ट्र निर्माण के लिए जो एजुकेशन की ज़रूरत है वो भी सिखाना चाहिए। हिस्ट्री ठीक से पढ़ाना पड़ेगा ना, कि भगत सिंह ने क्या किया था इस कंट्री के लिए, सब आ जाएगा। तो इतना आपको करना पड़ेगा, बिल्डअप करना पड़ेगा, अदरवाइज ये प्रॉब्लम पेरिनियल रहेगा। तो वही यहाँ पे कहा कि देखिए ये सब चीज़ का सोल्यूशन मात्र एक सोल्यूशन, इट इज एजुकेशन। देखो यहाँ पे लिखा गया एजुकेशन ही कर सकता है, सोल्यूशन दे सकता है। देखो टीचर्स और पीयर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। टीचर जानते हैं, पीयर मतलब आपके जो फ्रेंड्स हैं,
अच्छा शिक्षा देगा तो अच्छा सुधरेगा, है ना, ढंग से जाएगा, डायरेक्शन पे जाएगा, इंपॉर्टेंट है, रोल मॉडल है, और यहाँ से इंपॉर्टेंट डिसीजन लेगा। मान लो कि कोई नक्सलाइट आदमी है, अब उसने अपने सोसाइटी से वही सीखा, मगर वो किसी कॉन्टैक्ट में है, किसी आदमी अच्छा आदमी कॉन्टैक्ट में है, तो वो पीयर उसको सिखाएगा ना कि बाबू गलत बात है, तुम किस लिए मांग रहे हो, मांग लिए तो जस्टिफिकेशन दो ना, जल जीवन जमीन, है कि नहीं इन लोग का मोटो। मैं इन लोग को भी ठीक से समझाया जाए तो मान सकते हैं। मैं इसके लिए क्या डिपेंड करता है कि पीयर, उसके फ्रेंड सर्कल कैसा है, हाँ उसके टीचर कैसे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये सभी लोग। कैरेक्टर बिल्डिंग पे काम होना चाहिए, कैरेक्टर बिल्डिंग पे। कैरेक्टर बिल्डिंग कब से होगा, इनिशियल पीरियड से ही हो सकता है। बूढ़ा आदमी लोग का कैरेक्टर बिल्ड नहीं कर सकता है, जवान आदमी का नहीं कर सकता है, बच्चा का ही कर सकते हो। तो बचपन से ही बहुत अच्छा एजुकेशन दो, तब जाके इस तरह का जो मॉडर्न वर्ल्ड में जो प्रॉब्लम्स देखते हो, चाहे वो टेररिज्म का प्रॉब्लम हो, एयर पोल्यूशन का प्रॉब्लम हो, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ये सब कम हो सकेगा। तो एजुकेशन का एम क्या होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए एजुकेशन का एम? एक तो मोरल एम होना चाहिए। मोरल एम क्या होना चाहिए कि मोरल वैल्यूज़ बढ़े लोगों का। लोग केवल पढ़ के ये ना बोले कि हम IAS बने, IPS बने, लोग पढ़ के ये भी कहे कि हाँ ठीक है, हमको डाउन टोडन सेक्शंस के लिए काम करना है, हमको अनाथ आश्रम के लिए काम करना है, हमको महिलाओं के लिए काम करना है, हमने बच्चे को लिए काम करना है। इस तरह का मॉरल वैल्यूज़ डेवलप्ड हो। सोशल एम भी होना चाहिए, यस, प्रॉपर एटीट्यूड के साथ, प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ, प्रॉपर मैनर के साथ, बिहेवियर होना चाहिए। यदि कोई गलत चीज़ कर रहे हैं तो यस आपको चेंज करना होगा। बिहेवियर एम होना चाहिए, क्या इमोशनली तुरंत कनेक्ट हो जाना किसी से भी। अब देखो, अब बहुत पढ़ लिख लिया, कहता है कि बहुत ज़्यादा पढ़ लिख लिया तो गरीब आदमी से बोलने में दिक्कत होता है। तो दिक्कत, पढ़ा लिखा कुछ नहीं, डिंगराबाजी है ये सब चीज़। काहे दिक्कत होता है, तुम पढ़ा है उसी के लिए तो पढ़ा है, तुम उसी के लिए ना पढ़ा है जी। BR अम्बेडकर इतना पढ़ लिए तो क्या हुआ, गरीब आदमी के लिए नहीं किए, सब तो गरीब आदमी के लिए ही किए हैं वो। ये कैसे जो आदमी जो दाना पानी के लिए मर रहा है वो कैसे अपलिफ्ट किया जाए। तो कहने का मतलब है कि बिहेवियर चेंज होना चाहिए, इमोशनली भी और प्लस इंटेलेक्चुअली भी सोचना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल देखो अब्दुल कलाम। अब देखो अब्दुल कलाम के बारे में मैं जितना ही बोलूँगा कम ही पड़ेगा। मैं बताता हूँ, एक जब वो प्रेसिडेंट थे, किसी कॉन्फ्रेंस में गए थे, ठीक है, वहाँ पे राजदीप देसाई टाइप के बड़े बड़े जर्नलिस्ट डिस्कशन कर रहे थे कि कैसे इस देश को पॉवर्टी कम किया जाए, ये वो। तो कहते कहते वो खत्म हो गया उनका, वो चले गए, वहाँ पे जा रहे थे और ये लोग सब बैठा हुआ अपने टेबल पे, वेल सूटेड बुटेड, ठीक है, पूरी तरीके से ये AC रूम था। तो ये लोग पीछे से टोंट मार रहा है, कुछ से कुछ बोल रहा है। प्रेसिडेंट कलाम फिर से वापस आए, फर्श पे बैठे, बोले कि ये सब डिबेट मत करो, ये डिबेट का भी हिस्सा नहीं है। डिबेट करो कैसे पॉवर्टी कम करना है इस कंट्री में, ये होना चाहिए ना। तुम जर्नलिस्ट है, हाईली इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, ये होना चाहिए इंटेलेक्चुअल, इसको कहते हैं इंटेलेक्ट। फालतू का बात मत करो ना, बात करो देश में जो मुद्दा है उसको सॉल्व करने का बात करो ना। तुम कहते हो कि हमको विश्व गुरु बनना है, कैसे ऐसे विश्व गुरु बनेगा तुम, जब तुम्हारा इतना प्रॉब्लम्स है। तो तुम्हारा इंटेलेक्ट क्या कहता है कि हमको ये फालतू का अलापना जो है ना कि विश्व गुरु बनना है, खत्म करो। वी हैव टू फोकस, कैसे उत्थान करें। देखिए जाकर पढ़िए विंग्स ऑफ फायर में, अब्दुल कलाम का विंग्स ऑफ फायर जो कि उनका बायोग्राफी, उसमें क्या बोला है उन्होंने कहा कि 2030 तक भारत को सुपर पावर बनाना है कि नहीं है, उसमें 2030 तक सुपर पावर बनाना उनका ड्रीम था। तो यानी कि इंटेलेक्ट यूज करना। जब उनको पूछा गया कि आप शादी क्यों नहीं किए, तो बोला क्यों नहीं शादी किए, सब तो मेरा ही बच्चा है। ये इंटेलेक्ट है ना, शादी करते तो एक पर्सनल आदमी पर हम वो करते, ट्रस्ट करते, अभी तो सभी बच्चे मेरे ही बच्चे हैं। तो ऐसे कोई अब्दुल कलाम नहीं बन जाता है, इस लेवल का विजनरी लीडर नहीं बन जाता है, इमोशनली और इंटेलेक्चुअली। अब बताओ, वो उनका तो गजब था, कभी कभी कॉन्फ्रेंस होता था, जाते थे कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए, अब उनको जो सवाल पूछा जा रहा वो सवाल भूल जाते थे, और जब बच्चा देख लिया दौड़ जाते थे स्टेज पर। अब बच्चा से बात करते थे क्या पसंद है तुमको, कौन सा पसंद है, फुल अलग डिफरेंट। और वो परेशान हो जाता था एंकर लोग, अरे सर क्या यार इस बार भी इंटरव्यू नहीं दिए समझ रहे हो। वो बच्चा को देखते ही खो जाते थे, यानी कि इमोशनली, क्योंकि पता था कि बच्चा ही जो चेंज कर देगा इंडिया को, इसलिए इसको ज़्यादा सिखाओ। ठीक है, समझ रहे है, बहुत सारा पढ़ा हुआ है, NDTV का देख लेना तुम लोग। तो बिहेवियर एम होना चाहिए इमोशनली और इंटेलेक्चुअली। एग्जाम्पल कोट कर सकते हो अब्दुल कलाम का। रिलीजियस एम होना चाहिए, बिल्कुल रिलीजियस एम होना चाहिए। स्पिरिचुअलिटी कितना अच्छा चीज़ है, स्पिरिचुअलिटी कभी गलत सिखा ही नहीं सकता है ना। घंटी उंटी बजाना गलत हो सकता है, घंटी बजाना भी एक स्पिरिचुअलिटी का पार्ट हो सकता है। मैं कह रहा हूँ दिखावटी चीज़ नहीं, स्पिरिचुअल मॉरल वेलबींग बनना होगा आप लोग को। एक इन्वायरमेंटल एम भी होना चाहिए। अब बताओ जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हो उसके प्रति आपके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं है, तो काहे का फिर रहने का मतलब बनता है ना। तो जितने भी गार्बेज है ये सब कम करो, बाहर गलत काम, प्लांट्स को कल्टीवेट करने का प्रयास करो। और हमारा जो अप्रोच होना चाहिए वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ होना चाहिए। अप्रोच क्या होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट?
कि हम इतना रिसोर्सेज को यूज़ करें कि फ्यूचर जनरेशन को भी दिक्कत ना हो, वो भी आके यूज़ कर सके। अब इतना ना तुम एयर को पोल्यूट कर देगा तो फिर फ्यूचर जनरेशन क्या यूज़ करेगा, तुम इतना ना पेट्रोलियम को यूज़ कर लेगा तो फिर फ्यूचर जनरेशन क्या यूज़ करेगा। तो हमारा यानी कि जुडिशियस यूज़ करना चाहिए, इसलिए बिजली को बचाना चाहिए, इसलिए पानी को बचाना चाहिए, सभी रिसोर्सेज इसको जितना बचा के चलेंगे उतना फ़ायदा होगा। ये सब एजुकेशन देता है हमको, इसलिए एजुकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। चलिए ये तो एजुकेशन एज अ होल बात की है हम लोग। तो व्हाट इज़ अ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन? जो एजुकेशन जो वैल्यू पे टिका हुआ यानी कि मॉरल वैल्यू वाले जो एजुकेशन है उसका क्या काम है? देखिए उसका काम क्या है, उसका काम है नॉरिश मॉरल वैल्यूज। हाँ, मॉरल वैल्यूज को अंदर किया जाए। हाँ, बड़ों का इज्जत करना चाहिए जी, है ना। केवल पढ़ने लिखने से नहीं होता है, मोटा मोटा किताब पढ़ने से कुछ नहीं होता है, आपके अंदर मॉरल वैल्यूज होने चाहिए। राइट वे टू लाइफ, लाइफ को जीने का जो तौर तरीका होना चाहिए ऐसा होना चाहिए। किसी को मारते गया पता चला CEO बन गया, क्या फ़ायदा हुआ ऐसा लाइफ का? अब सबको कॉन्फिडेंस में रखते हुए गया तो बेस्ट वे है ना। तो लाइफ को किस तरह लीड किया जाए ये भी हमको वैल्यू बेस्ड एजुकेशन बताता है, ठीक है। नॉट अ सेपरेट सब्जेक्ट। अब देखो यहाँ पे दिक्कत पता है क्या है, लोग को लगता है कि मोरल वैल्यूज एक अलग टॉपिक है, एक अलग सब्जेक्ट। नो, आपका हर एक एजुकेशन में मोरल एप्लीकेशन है उसके अंदर। आप कुछ भी चीज़ पढ़ते हो वहाँ पे कंटेंट्स है, बस देखने वाला नज़रिया होना चाहिए वैसा। तो कह रहा है कि देखिए ये नॉट अ सेपरेट सब्जेक्ट नहीं है, ये सभी चीज़ से कनेक्टेड है। ये आपके पेरेंट्स से कनेक्टेड है, आपके घर से कनेक्टेड है, आपके सोसाइटी से कनेक्टेड है। जब आप पढ़ते हो तो प्रॉपर डिसिप्लिन से पढ़ना, उसमें भी कनेक्टेड है। ये हर जगह दिखता है, बस आपके पास नज़रिया नहीं है वो देखने का। देखो वहाँ पे सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका जिम्मेदारी क्या बनता है। सेल्फ रेगुलेशन है, सेल्फ रेगुलेशन मतलब क्या है? यस, खुद ही तय करना होगा क्या करना है हमको, प्रॉपर टाइम कैसे किस तरह यूज़ करना होगा। पोलाइटनेस, यस, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन क्या देता है तुमको? पोलाइटनेस देता है, कैसे आदमी से डील करना है, कैसे आदमी से बात करना है, बड़े से कैसे आदर करना है जी, है ना। पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करवाता है ये वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। देखो अब इसका फ़ायदा क्या कि यदि हमारे पास वैल्यू बेस्ड एजुकेशन होगा तो हम अपने जनरेशन से भी वही उम्मीद कर सकते हैं। अब खुद बाबू है ही नहीं वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, तो अपकमिंग जनरेशन से क्या उम्मीद करोगे? एक तो ऐसे ही अपकमिंग जनरेशन तुम्हारी टेक्नोलॉजी की वजह से डिग्रेडेड हो गया है, हालत ख़राब हो गया अभी का जनरेशन का, और उसके बाद हमारे अंदर नहीं रहे तो हम क्या पास ऑन करेंगे, समझे ना। तो एजुकेशन एक खुद अपने आप में एक वैल्यू है कि नहीं है? एजुकेशन तो अपने आप में एक वैल्यू है। हम कुछ भी पढ़े, एक किताब कोई भी उठाए, देखो जैसे वो कल्चरल हेरिटेज वाला किताब वो भी पढ़ो, वहाँ पे भी मोरल वैल्यूज है। उसमें तुम आर्ट्स का पढ़ोगे तो क्या भरतनाट्यम में डिसिप्लिन नहीं है क्या? हाँ, एक रामलीला में डिसिप्लिन नहीं है क्या? हर जगह मोरल वैल्यूज। रामलीला क्यों इतना हम दिखाते हैं कि हाँ हमेशा हारेगा तो गलत ही चीज़ हारेगा, तो मोरल वैल्यूज हो तो गया वहाँ पे। यदि कोई IAS बनता है तो पता चलता है कि हाँ परिश्रम करने वाला आदमी IAS बनता है, तो है तो मोरल वैल्यूज वहाँ पे। नॉन कॉन्सिक्वेंशियल एथिक्स है तो वहाँ पे हर एक जगह हमको मिलता है देखने को। वही चीज़ कहा जा रहा है कि वैल्यू बेस्ड एजुकेशन इस तरह का अप्रोच को क्रिएट करता है। अब देखो रोल ऑफ स्कूल, स्कूल का क्या रोल है? देखो स्कूल का सबसे बड़ा रोल है, बता देना चाहता हूँ मैं। जो बच्चा ठीक से स्कूल नहीं पढ़ा ना उसको बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। ये कॉलेज है ना, इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे वैल्यू एडिशन हो सकते हैं, ड्रास्टिक चेंज नहीं हो सकता है। कोई आकाश में आकाश प्लस बन सकता है, नया आकाश नहीं बन सकता है यहाँ पे, बात समझे ना। नया आकाश स्कूल में बन सकता है, इसलिए प्रॉपर स्कूल होना चाहिए। इसलिए कहते हैं ना प्राइवेट स्कूल कहाँ अच्छा पढ़ाता है, बच्चे लोग का एडमिशन करवा देंगे वहाँ पे, क्योंकि पता है कि सरकारी में कुछ मिलने वाला नहीं है। तो क्यों थोड़ा सा भी जिसके पास घर में मिडिल फैमिली वाले भी लोग हैं वो क्यों सोचते हैं कि बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया जाए? क्योंकि पता है कि आज अच्छा स्कूल पढ़ लेगा तो आने वाले समय में इसका भविष्य सिक्योर हो जाएगा, समझे ना। तो रोल ऑफ स्कूल्स इन इनकलकेटिंग वैल्यूज क्या है? इंटरडिपेंडेंस, अब वर्क कल्चर है कि नहीं है। अब अच्छा स्कूल में पढ़ेगा तो उसमें सीखेगा कि इतने लोग हैं, एक कॉमन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म भी कॉमन रहता है, बच्चे लोग का तो यूनिफॉर्म कॉमन रहता है। इसका मतलब क्या, तुम रईस हो गरीब हो उससे मतलब नहीं है, सब बराबर है कि नहीं। इंटरडिपेंडेंस, एक दूसरे से डिपेंड रहते हैं वर्किंग का, उसके लिए एम्पैथी, सिंपैथी, कंपैशन और सिक्योरिटी सभी चीज़ें प्रोवाइड किया आता है कि नहीं। स्कूल में यदि कोई मान लो कि प्रेयर हो रहा है, कोई गिर गया तो सब आदमी आएगा उसको उठाने के लिए, है कि नहीं है। किसी को बुखार लग गया, किसी को प्रॉब्लम हुआ तो सब हेल्प करने के लिए आता है। तो इस तरह का इमोशंस वैल्यूज डेवलप होते हैं स्कूल में। और जो बच्चा सीखता है, यदि कोई अकरू फैमिली का ही बच्चा है, जो घर में कोई मॉरल वैल्यूज है भी नहीं, वो स्कूल जाएगा तो अपने टीचर को देख के, इन्वायरमेंट को देख के, अपने पीयर को देख के वो चेंज कर लेगा, समझ गए ना। हेल्दी इन्वायरमेंट, डिस्कशन डिबेट हो रहा है स्कूल में, इससे बेस्ट क्या होता है, माइंड खुलता है डिबेट और डिस्कशन से। उसके बाद देखो करिकुलम एक्टिविटी, देखो ये सबसे बेस्ट पार्ट है। हाँ, टीम स्पिरिट, क्रिकेट खिला दो। आज
फलना फलना सेक्शन का मैच होगा, सब क्रिकेट खेला है, फुल टीम स्पिरिट, कोई कैप्टन है, कोई वाइस कैप्टन है, कोई कहीं फील्डिंग कर रहा है, फुल टीम स्पिरिट है कि नहीं, एक विकेट लिया सब आके क्लैप कर रहा है, सब सर्कल बना रहा है, टीम स्पिरिट दिखता है। टीम स्पिरिट बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे। लीडरशिप क्वालिटी डेवलप्ड होता है। बताओ जो बेस्ट स्टूडेंट होते हैं वो स्कूल से ही बेस्ट होते हैं, है ना, स्कूल से ही बेस्ट होते हैं ये लोग। तो लीडरशिप क्वालिटी वहीं पे डेवलप्ड हो। वर्क एक्सपीरियंस, अब अलग अलग सेमिनार में वर्क एक्सपीरियंस, क्लास में काम करने का वर्क एक्सपीरियंस, ये बहुत काम आता है। अब देखो आज हमको कॉलेज में प्रेजेंटेशन आता था तभी तुम लोग को प्रेजेंटेशन सिखाएं, रिपोर्ट मेकिंग आता था तभी ना रिपोर्ट मेकिंग सिखाएं। तो यदि हम वहाँ सीखते ही नहीं तो क्या सिखाते तुम लोग को। और जो चीज़ तुम लोगों ने भी जो स्कूल में सीखा है, यदि तुम लोग सीखता ही नहीं तो क्या सिखाता अपने जनरेशन को या नेक्स्ट जनरेशन को। इसलिए वर्क एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्क एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट। यदि हम अर्ली चाइल्डहुड से ही स्कूल में सीखे तो बहुत अच्छा रहेगा। कल्चरल प्रोग्राम है कि नहीं है, कल्चरल प्रोग्राम में सबको साथ में लेके आते हैं, बात करते हैं, ड्रामा करते हैं, गाना गाते हैं, म्यूजिक करते हैं, तो उससे भी तो माइंड डेवलप्ड होता है। देखो अब हम लोग अलग डायमेंशन में वो कर रहे हैं, जा रहे हैं। सब्जेक्ट, अलग अलग सब्जेक्ट्स भी अलग अलग चीज़ सीखते हैं हम लोग, है कि नहीं है। इकोनॉमिक्स बताइए, इकोनॉमिक्स से क्या बोलूँ आप, इकोनॉमिक्स से क्या नहीं सीखते हम लोग। इकोनॉमिक्स से हम सीखते हैं कि लॉकडाउन का इफेक्ट क्या हुआ, है ना। अभी तक तो मैंने पहले भी कहा था कि लोगों को लगता था इकोनॉमी कुछ है ही नहीं, अर्थव्यवस्था एक कॉमन आदमी बोल के निकल जाता था। जब से लॉकडाउन लगा है, भारत बंदी हुआ, उसके बाद पता चल गया कि जब पैसा घूमना बंद हो जाता है तो हालत ख़राब हो जाता है लोग का। क्यों? सर्कुलेशन ही नहीं हो पाया करेंसी का। जब सर्कुलेशन नहीं होगा तो हालत ख़राब हो जाएगा लोगों का। जब जॉब छूटना शुरू हो गया तो लोगों को पता चला कि आर्थिक मंदी भी क्या चीज़ होता है। तो इकोनॉमिक्स से हम सीखते हैं कि यस, कितना मार्केट में लिक्विडिटी होना चाहिए, कितना टैरिफ होना चाहिए, कितना टैक्स लगने चाहिए, क्या जीएसटी जिस चीज़ के लिए लाया गया था उसका इंटेंट पूरा हुआ कि नहीं हुआ, ये सभी चीज़ सीखते हैं। यानी कहने का मतलब देश किस स्थिति से गुजर रहा है और आने वाले समय में किस स्थिति से गुजरेगा आफ्टर डिमोनेटाइजेशन, आफ्टर जीएसटी, वो सभी चीज़ हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ये इकोनॉमिक्स का फायदा है। समझ गए ना, कितना सेविंग्स करना चाहिए। अब पता चला कि 100 रुपया कमाते एक महीना में और खर्च कर रहे 120 रुपया, तो कहाँ जाएंगे। तो इकोनॉमिक्स भी हमें सिखाता है कि ठीक है, देखिए 50 रुपया हमारा खर्च है तो 50 रुपया हम सेव कर लें। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स सिखाता है। ज्योग्राफी क्या सिखाता है? ज्योग्राफी तो बहुत कुछ सिखाता है। ज्योग्राफी क्या? कंजर्वेशन, कैसे प्रिजर्व करके रखना है चीज़ों को। हाँ, इंडियन ओशन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, हर समय बोलते कि नहीं बोलते। ज्योग्राफी तो बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है हिस्ट्री का भी। ज्योग्राफी जितना सशक्त होगा उतना हिस्ट्री स्ट्रांग होगा। क्यों? आज ये ज्योग्राफी है जो इंडिया, इसके वजह से इंडिया पे अटैक हुआ है। यदि चारों ओर से हम घिरे नहीं रहते ओशन में तो अटैक ही नहीं होता, है कि नहीं है। आज क्या कारण है कि महाराष्ट्र में ही ज़्यादा लॉकडाउन लग जाता है, क्या कारण है कि कोविड-19 वहाँ पाए जाते थे, ज्योग्राफी रीजन है कि नहीं है। आज क्या रीजन है कि बिहार में इंडस्ट्री नहीं है, तो ज्योग्राफी रीजन है कि गुस्वेल एलुवियल है, कैसे बनाएंगे यहाँ पे। तो ज्योग्राफी का आपका यदि सब्जेक्ट का ज्ञान है तो आप बहुत कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हो बैठे बैठे। लैटिट्यूड जान सकते हो, कोमल लॉन्गिट्यूड जान सकते हो बैठे बैठे, और वहाँ से तुमने पूरा बता दिया कि देखिए ज़्यादा नहीं 2 डिग्री सेल्सियस घटेगा कल, बैठे बैठे प्रिडिक्शन मार दिए। तो ज्योग्राफी का नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है। सोशल साइंस क्या बताए इसके बारे में। सिविक्स, सोशल साइंस में स्पेशली सिविक्स में क्या नहीं जानते, फंडामेंटल राइट जानते हो, डीपीएसपी जानते हो, तुम्हारा जो अधिकार है वो सब जानते हो जो संविधान में दिया गया। उससे बेस्ट क्या हो सकता है। लिटरेचर, देखो लिटरेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। लिटरेचर क्रिएटिविटी देता है, तुम्हारे इमेजिनेशन को एक पंख देता है। कहाँ तक सोच सकता है बताओ। शेक्सपियर इस लेवल तक का लिख सकता है। हाँ, दिनकर, जो हमारे दिनकर साहब है, वो इस लेवल तक लिख सकते हैं कि उसको पहला राष्ट्र कवि बना दिया जाता है। तो ये इमेजिनेशन है जी। अब देखो एक आया था ना सीरीज, क्या नाम है इंग्लिश वाला जो सीरीज था, हॉलीवुड का जो था ना, क्या बोलते हैं उसको, हॉलीवुड का जो सीरीज में चला था, कौन सा है कोई सीरीज में ना, बहुत फेमस हुआ था ना जी, उसका बिका था, सुने, हॉलीवुड का, कुछ साल पहले नहीं आया था, नाम भूल रहे, दिमाग में था। उसका भी सीरीज बहुत ज़्यादा बिका है। जैसे देखते हो ना हॉलीवुड का अपना, जैसे बाहुबली एग्जाम्पल देख लो ना, गेम्स ऑफ थ्रोन भी, और दूसरा भी था भूल रहे हैं, हाँ एवेंजर नहीं, अवतार भी था, और दूसरा था ना हैरी पॉटर, सॉरी हैरी पॉटर दिमाग से, हैरी पॉटर। अब हैरी पॉटर पूरा इमेजिनेशन पे है। अलिफ लैला, शक्तिमान, क्या है, सब इमेजिनेशन है। कितना देखने में मज़ा आता है, सब इमेजिनेशन बेस्ड है कि नहीं। लोग बैठ के लिख रहा है, जैसे बाहुबली देख लो अभी का, ये पूरा लिटरेचर का ही खेल है कि बैठ के ऐसे सोचना कि ऐसे आएगा,
मारेगा इसको, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, ये सब लिरिक्स है ना, ये सब लिटरेचर है ना। पता चला ना तुमको सेकंड पार्ट में क्यों मारा था, बताओ, एक्सप्लेन करना मुश्किल है। तो लिटरेचर क्या देता है आपको, क्रिएटिविटी देता है और सेंस ऑफ ह्यूमर देता है कि नहीं है। हम ऐसा ऐसा चीज़ लिख देते तो हंसी भी आता है उसमें, क्योंकि हम जानते हैं कि कवि का जो व्यंग है कितना मज़ेदार होता है। सब लिटरेचर है, ये तो दुख दर्द पूरा गायब कर देगा तुम्हारा। मैथमेटिक्स से तो बताओ, मैथमेटिक्स तो क्या बोले, यूनिवर्सल सब्जेक्ट हो गया ना। भारत बोले वर्ल्ड का मैथमेटिक्स मार्क्स में भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। एकमात्र सब्जेक्ट है जो यूनिवर्सल सब्जेक्ट, वो मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स का भाषा ही समझता है दुनिया, बाकी इंग्लिश ये बाकी फालतू है, साइंस भी फालतू है। मैथमेटिक्स जहाँ लग गया वहाँ सब सही है, इसलिए मैथमेटिक्स पे इतने रिसर्च होते हैं। ये आपको प्रिसिशन देता है, एक्यूरेसी देता है, ये आपको 100 मतलब 100 ही है जी, कम नहीं होगा। प्लानिंग देता है, ठीक है। साइंस देखो, साइंस क्या है, साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करता है ना, लॉजिकल होना है, ऑर्थोडॉक्सी नहीं रहना है जी। एनर्जी देता है। कंप्यूटर साइंस क्या है, कंप्यूटर साइंस में क्या नहीं सीखते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग, डेटा प्राइवेसी एंड सो ऑन, बहुत कुछ सीख रहे होते हो, करेक्ट। अब देखो, तो ये हमने बताया कि देखिए अलग अलग और भी बहुत सब्जेक्ट हो सकता है जी। बैठे बैठे यूपीएससी का भी सब्जेक्ट का हम बात कर सकते हैं, है ना रामानंद जी। यूपीएससी का एथिक्स से क्या सीखते, तो एथिक्स से एथिक्स ही सीखते हैं। इससे बड़ा क्या हो सकता है, ऐसे से क्या सीखते हैं, क्रिएटिविटी फ्लो। इससे बेस्ट क्या हो सकता है, प्रीलिम से क्या सीखते हैं कि कैसे 2 साल का तपस्या 2 घंटे में कंसंट्रेट किया जाए और कितना दिमाग क्विक हो, ये प्रीलिम्स पेपर से सीखते हैं हम लोग। सीसैट से क्या सीखते हैं कि क्विकनेस, कितना दिमाग, यदि क्विकनेस नहीं है तो खत्म हो जाएगा। सीसैट कॉम्प्रिहेंशन से क्या सीखते हैं कि कैसे एक बार में पढ़ के सेंट्रल आइडिया डेवलप कर लिया जाए। सीखते कि नहीं सीखते हैं। मान लो कि बैठे हुए पीछे बैठे हुए और सर लेक्चर दे के चले गए, तो कम से कम दिमाग में होना चाहिए सर बोल क्या रहे थे। यदि वो मेन सेंट्रल आइडिया समझ गए टीचर का, तो वो अपने आप खींच लोगे बात को। एक एक चीज़ आप जरूरी नहीं कि एक एक चीज़ याद कर सकते हो, टीचर का बोला हुआ चीज़ मेन थीम पकड़ लिए तो हो गया। उसी तरह हर एक सब्जेक्ट में हम कुछ ना कुछ सीख ही सकते हैं। फिलॉसफी से क्या नहीं सीख सकते हम लोग, फिलॉसफी से तो हम लोग बहुत ऊपर का माइंड का, जो कहते हैं ना इंटेलेक्ट तो एक्चुअली फिलोसफी ही कर बनाता है इंटेलेक्चुअल आदमी को, कि नॉलेज हो गया। अब नॉलेज को जब तक अप्लाई नहीं करिएगा आपके इमेजिनेशन से, तो इंटेलेक्ट कहाँ से होगा। कोई आपका तौर तरीका आ गया आपके पास एंड आपको एप्लीकेशन होनी चाहिए ना उसके, क्या कहाँ उसका एप्लीकेशन करना है, तो वो भी आपको सब्जेक्ट ही सिखाता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है कोमल, है कि नहीं है। और पढ़ाए, कभी ड्रामा भी करवा लिए, कभी सिंगिंग भी करवा लिए, कभी बोले कि जाओ बाबू सर्वे करो, इससे बेस्ट क्या हो सकता है, बहुत बेस्ट है चीज़ें। तो वही कह रहे हैं, देखिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी भी बहुत कुछ सिखाता है। एग्जाम्पल देखो, कल्चरल प्रोग्राम वननेस, देखो इस क्लास में खुद विटनेस किए हैं, ठीक है। 1 साल पहले कल्चरल प्रोग्राम किया गया था, सब बच्चा लोग टुकड़ी में रहता था, 2 उधर है, 3 इधर है, ये इधर है, वो इधर है। बैक टू बैक 3 ड्रामा करवा दिए उस दिन, सब दोस्त बन गया, सब फ्रेंड बन गया। उसके बाद ये क्लास का जो रिदम है बहुत डिफरेंट हो गया, क्योंकि सबको लग रहा है कि हम फैमिली का मेंबर ही है। सब लोग हो, तुम लोग तो थे ही, साक्षी हो इस चीज़ का। एक दूसरे को नहीं जानते थे, फिर भी जानना शुरू कर दिए। तो कल्चरल प्रोग्राम में वननेस, यूनिटी क्रिएट होता है। जैसे एग्जाम्पल देखो, रिपब्लिक डे में किया, इंडिपेंडेंस डे में, गांधी जयंती में, ये सब में हम कर सकते हैं इस तरह का प्रोग्राम। यस, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हम डिसिप्लिन सीखते हैं। डिसिप्लिन सीखते हैं कि नहीं सीखते हैं, कि स्टेज पे जाकर हमको बोलना है, ये भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है। कबड्डी खेलना है, क्रिकेट खेलना है, तो हम उससे डिसिप्लिन सीखते हैं। कल्चर, अब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कल्चर है, तो उसमें हम स्पिरिचुअल वैल्यूज सीखते हैं। वोकेशनल है जी, वोकेशनल में जैसे फोटोग्राफी हुआ, क्रिएटिविटी हुआ, तो ये भी तो हम एक आर्ट ही सीख रहे हैं, है ना। जैसे मान लो कि कल्चरल प्रोग्राम हो रहा है, कोई फोटो बोलता है कि हम फोटोग्राफर हैं, और फोटोग्राफर वो तो हंसी मजाक में बोल रहा है, आने वाले समय में सच में वो फोटोग्राफर बन जाएगा, क्योंकि उसको डीप इंटरेस्ट है। तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे विराट कोहली जो क्रिकेट खेलता होगा अपने स्कूल में, तो बहुत बढ़िया खेलता होगा। जैसे MS धोनी, बताओ MS धोनी तो स्कूल का ही प्रोडक्ट है ना, और उसमें मूवी में दिखाया गया ना, माही मार रहा है, लेकिन एक डायलॉग था वहाँ पे। तो वो बच्चा लोग स्कूल से खेलते हुए इस लेवल का प्लेयर बना है। तो हम कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कितना इंपॉर्टेंट है, बात समझे ना। जैसे यहाँ पे देखो नॉलेज का यूटिलाइजेशन होना, देखो एक्स्ट्रा करिकुलर, जैसे क्विज हो गया, क्विज कंडक्ट करवा दिए, बाहर से कोई पूछ रहा है, डिबेट लगवा दिए, डिस्कशन लगवा दिए, तो यहाँ से भी एक
माइंड डेवलप हो जाता है। पढ़ने लिखने से क्या होता है, जब पढ़ लिख के बोलने ही नहीं आया तो क्या फ़ायदा हुआ पढ़ने लिखने का, है ना। बनो तो B.R. अम्बेडकर टाइप का बनो ना, तो टीमिड बन के क्या फ़ायदा होगा। अब B.R. अम्बेडकर इतना ना पढ़ लिए कि उनको रहा नहीं गया है, उसके बाद वो जाके दलित के लिए काम किए हैं। अब दो आदमी PhD कर ले, एक आदमी जो 2 PhD कर ले बैक टू बैक, तो उसका दिमाग तो समझ रहे हैं ना, तो पागल हो जाएगा ना। अब वो चाहेगा कि हम PhD किए किस लिए है, तो जवाब दे देगा उसका अंदर का कोई साइंस कि ऐसे हम खाली उसमें नहीं बनना चाहते हैं। एक समय आ जाता है, जैसे कोमल का एग्जाम्पल देखो, कोमल इतना पढ़ी कि इसका जवाब दे दिया कि यस शी हैज़ टू रिप्रेजेंट, शी हैज़ टू प्ले द लीडरशिप क्वालिटी, और इसने किया है। तो यही पढ़ने लिखने का जो चीज़ है ना, वो ग्राउंड लेवल पे भी उतरना चाहिए। पढ़ लिख के बड़ा इमेजिनेशन करे तो कोई फायदा होने वाला नहीं है, उसको ग्राउंड लेवल पे भी उतारना होगा हमें। वही चीज़ कहा जा रहा है कि देखिए मॉडल नॉलेज का यूटिलाइजेशन करना चाहिए, चाहे क्विज में, डिबेट में, डिस्कशंस में। बात समझे ना। जैसे मॉडल का बात करते तो स्पोर्ट्स से हमें दिखता है, स्पोर्ट्स में हम लीडरशिप क्वालिटी सीख रहे होते। सेल्फ बिलीव, बताओ एक बॉल है 6 रन मारना है, वो बिलीव है कि MS धोनी है मार देगा, मार भी देता है कि नहीं। सेल्फ बिलीव ना, ये तो बहुत मुश्किल चीज़ है ना। इंटरनेशनल मैच हो रहा है, एक बॉल है, यॉर्कर भी फेंक सकता है, कोई तरह का बॉल हो सकता है, मगर फिर भी सेल्फ बिलीव है कि मैच जिता सकते हैं। और MS धोनी कितना मैच जिताया है, बताओ। कितना डिफरेंट बात है कि MS धोनी जिता देता है मैच, बाकी प्लेयर तो कोई नहीं जिता पाता था ये, क्योंकि MS धोनी को बिलीव था, सेल्फ बिलीव था कि हम कर लेंगे वो चीज़। और MS धोनी का देखो एक्यूरेसी रेट, अभी तक का जो 6ठा और 7वां बैट्समैन जो 55 का एवरेज से खेलता हो, क्या पॉसिबल है क्या क्रिकेट में कि 6ठा और 7वां डाउन जा रहे हो और तुम 55 का तुम्हारा एवरेज है। तो मैसिव है, अभी तक कोई प्लेयर ऐसा जन्मा नहीं है कि 6ठा डाउन में जाके 55 का एवरेज रखे। और फिनिशर कहा जाता था उसको, कैसे बना कोई प्लेयर फिनिशर, सेल्फ बिलीव। बताओ ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया को पानी पिला देना, और अभी बताया एक मैच है उसमें 4 बॉल में 14 रन चाहिए और हिट करके जिता देता है वो। तो इसमें तो सेल्फ बिलीव चाहिए ना। और भी इस लेवल का क्रिकेट हो रहा है, वो भी ऑस्ट्रेलिया के साथ हो रहा है, जब ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट रैंक है क्रिकेट में। तो ये ऑर्डिनरी आदमी नहीं कर सकता, ये पार्थिव पटेल या दिनेश कार्तिक टाइप का बैट्समैन नहीं कर सकता है जो हमारा विकेट कीपर है, ये MS धोनी ही कर सकता है। क्यों, उसमें बहुत ज़्यादा सेल्फ बिलीव है। बात समझे ना। ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, पेशेंस, ये सभी चीज़ हम क्या सीखते हैं, वहाँ से एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी से सीखते हैं सभी चीज़। देखो अब बात करते हैं हम लोग चिल्ड्रन को क्या क्या चीज़ का ज़रूरत है, बच्चे लोगों को क्या क्या चीज़ का ज़रूरत है ताकि वो डेविएट नहीं करे अपने गोल से, अपने रिक्वायरमेंट से। तो नंबर 1 फ्रेशनेस चाहिए। अब बच्चे को बुलाया जाओ पढ़ो, क्या होता है पढ़ो, क्या होता है पढ़ो, अरे भाई दो ना, अभी जस्ट स्कूल से आया है, उसको फ्रेशनेस दो, थोड़ा सा चाय पिलाओ, बोलो बाबू घूमो, आधा घंटा खेलो। तो फ्रेशनेस बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे लोग के लिए, नंबर 1। इसलिए उसको क्रिकेट में इन्वॉल्व करवा दो, थोड़ा स्पोर्ट्स में करवा दो, कराटे में करवा दो, बैडमिंटन में करवा दो, जो भी चीज़ है वो करवाना चाहिए माइंड के रिफ्रेशमेंट के लिए। नंबर 1 मोटिवेशन देना चाहिए, बच्चे लोग को मोटिवेशन बहुत ज़रूरत है। बड़ा आदमी लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो आदमी सेल्फ डिसिप्लिन हो चुका है उसको क्या हो तो बोलेगा चाट लिया फिर से, तो कोई मतलब नहीं है। वो जो इतना छोटा बच्चा है तो बोले यार वेरी गुड बहुत अच्छा काम किया, वेरी गुड, तुम तो पढ़ने में अच्छा है, वेरी गुड, देखना वो तुरंत चेंज कर लेगा अपने आप को। और जितना इंकरेजमेंट करोगे बच्चा का परफॉर्मेंस उतना बढ़ते चला जाएगा, हाँ रिस्ट्रिक्शन के साथ। तो कई बच्चा लोगों को लगता है कि हम ही हैं बाकी सब, तो आपको बीच बीच में ना हैबक भी देते रहना पड़ता है ताकि वो क्या हो उस रेंज में रहे। रेंज से ऊपर चला गया तो फिर वो भी नेगेटिव हो जाता है। तो मोटिवेशन की आवश्यकता है। इन्वॉल्वमेंट इन एजुकेशन किसी तरह, अब तो कई बार होता है ना, बोलता है कि हम नहीं पढ़ेंगे। बच्चे लोग बिठाओ, बोलो कि बाबू क्या अच्छा लगता है, कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है, बोले यार साइंस में क्या अच्छा लगता है, सन। और सन क्या होता है, तो उसको किसी तरह इन्वॉल्व रखना। ये कहानी सुना दी है सन से रिलेटेड, तो किसी तरह एजुकेशन में उसको इन्वॉल्व रखना होता है। टू बी वैल्यूड, बच्चे को ठीक उसको सिखाओ, शिक्षा दो, वैल्यू एजुकेशन दो उसको। टू बी लव्ड, बच्चे को प्यार करना चाहिए। बैलेंस ऑफ एक्टिविटीज़, अब यहाँ पे एक्टिविटी बैलेंस करवाना चाहिए, एक्टिव और पैसिव, यानी कि बॉडी का भी। जैसे कई बच्चे लोग होते हैं, अभी का बच्चा लोग कैसा होता है, बहुत एक्टिव रहता है ना, दौड़ते रहता है इधर उधर। मैं कई बच्चा लोग ढीला भी होता है। तो बच्चे लोग के पास दोनों ही क्वालिटी होना चाहिए, एक्टिव और पैसिव का दोनों ही, यानी कि सोचने का भी शक्ति होना चाहिए और दौड़ने का भी शक्ति होना चाहिए। नहीं तो बच्चा नहीं दौड़ेगा तो कौन दौड़ेगा, और बच्चा केवल दौड़ते रहेगा बिना सोचे समझे तो वो भी प्रॉब्लम है।
तो एक्टिव प्लस पैसिव दोनों ही बैलेंस होने चाहिए। क्वाइट प्लस टॉकेटिव, जहाँ बोलना है वहाँ बोले और जहाँ चुप रहना वहाँ चुप रहे, ये भी वैल्यू सिस्टम का है। जैसे देव टाइप का बच्चा, बचपन में बहुत बोलता होगा वो लड़का, तो ज़्यादा भी बोलना बहुत ही घातक सिद्ध होता है। जहाँ हमको जैसे हमारे घर में है ना कि कोई आया है मेहमान, तो आओ बच्चा इधर आओ, 2 का पढ़ा सुना दो, और 2 का पढ़ा सुना देगा, 3 का पढ़ा सुना देगा, उसके बाद जाओ, हो गया काम, जाओ। तो ठीक है, जितना बोलना था उसने बोल दिया, वो चला गया, उसका ध्यान तो समोसा पे है जो लेके आया गेस्ट, समझ रहे हो ना। अब वो बैठ के कोना में जाके क्या क्या सोच रहा है समोसा के बारे में। अब बाहर आया, वो गेस्ट गया तो समोसा खा, घर में जानते हो कितना कला हो जाएगा उसके बाद। तो ये सब चीज़ होता है, यानी क्वाइट भी होना चाहिए, टॉकेटिव भी होना चाहिए, हाँ टॉट भी होना चाहिए, एक्सप्लोरेटरी स्किल्स भी होने चाहिए। क्या होता है, पढ़ाओ उसको और एक्सप्लोर करने का। अब कई बच्चे लोग तो बहुत ब्रिलियंट होते हैं, कई बच्चे लोग तो बहुत अलग होते हैं एक्सप्लोर करने का। कुछ सवाल ऐसा पूछ लेगा बच्चा लोग, तुम लोग टेंशन में आ जाएगा क्या, अच्छा ऐसा भी सोचता है क्या ये लोग। जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन जो सोचते होंगे बचपन में, वो तो बहुत अद्भुत सोचते होंगे। यदि उनका जो सोच है उसके ऊपर कैप लगा दिया था तो अच्छा है कि उनका इन्वायरमेंट, वो फैमिली मेम्बर्स ऐसे होंगे कि जो एक्सपांड करने का मौका दिया उनको। नहीं तो देखिए, बच्चे लोग का अपना अपना अलग अलग स्किल होता है। यदि हम पर्टिकुलर उसका स्किल नहीं समझे और ज़बरदस्ती अपना ही थोपना शुरू कर दे, तब तो जो स्किल है वो भी खत्म हो जाएगा उसका। तो उसके स्किल को भी एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी है। डेवलप रिलेशनशिप, हाँ अच्छा रिलेशनशिप डेवलप करिए ना, कि आपको इज्जत देने के चक्कर में वो अच्छा पढ़ना शुरू कर दे। यू शुड हैव सच ब्यूटीफुल रिलेशंस, इससे उसका कॉन्फिडेंस राइज होगा। सेल्फ अवेयरनेस, बच्चे के पास अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। नॉलेज ऑफ द आउटसाइड द वर्ल्ड, देखो यही तो मैं करता हूँ। इंग्लिश में बच्चे लोग को स्पॉन्टेनियस देता हूँ कि नहीं देता हूँ। क्लास 8 का बच्चा भी है, 10 का बच्चा भी, फिर उसको जापान का पूछ लेता हूँ, कभी उसको ब्राज़ील का पूछ लेता हूँ। क्यों? अवेयर होना जरूरी है कि ये दुनिया छोटा नहीं है, बहुत बड़ा दुनिया है। आपके पास करंट अफेयर्स का नॉलेज होना चाहिए। एंड क्रिएटिव एक्सपीरियंस, यस एक्सपीरियंस क्रिएटिव होना चाहिए। जैसे एग्जांपल, मैथमेटिक्स पढ़ने से मज़ा आता है, एक्सपीरियंस हुआ कि नहीं हुआ, तो हो सकता है कि उसका माइंड का जो बेंट हो मैथमेटिक्स की तरफ जाए, मूव करे। समझ रहे हो ना। हेल्दी इन्वायरमेंट, अब इन्वायरमेंट थोड़ा हेल्दी होना चाहिए, अब पूरा वो करने वाला नहीं। जैसे कई बार होता है कि बच्चे लोग गलत शिक्षा दे दिया, बच्चे लोग फिर डिमोटिवेट कर जाते हैं। तो कोई बात नहीं, एक ही बार तो फेल हुआ यार, कितना लोग फेल होता है, इनकरेज करो उसको ना। समझ गए ना। ये सभी चीज़ चाहिए एक बच्चे के अंदर। तो टीचर का क्या रोल है, देखो बच्चे को जो चाहिए वो टीचर ही दे सकता है। तो टीचर का रोल ये है कि बेस्ट टैलेंट, रिकॉग्नाइज द टैलेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट का टैलेंट को समझना। पेरेंट के साथ कम्युनिकेट करना कि हाँ आपका बच्चा पर्टिकुलर, ये मैं स्कूल का बता रहा हूँ, ये मैं कॉलेज का बात नहीं कर रहा हूँ, कॉलेज के साथ बहुत कम एप्लीकेबल है इस चीज़। ये स्पेशली जो फाउंडेशनल जो वैल्यूज, फाउंडेशनल जो स्कूल होता है उसके बारे में बोल रहा हूँ। पेरेंट्स से कम्युनिकेट करना कि देखिए आपका लड़का साइंस में बिल्कुल अच्छा नहीं है मगर हिस्ट्री में बहुत अच्छा है, तो इसको हिस्ट्री की तरफ रुझान है, उस तरफ इसको बढ़ाइए। मेंटरिंग करना, बच्चे को सिखाना कि बाबू इतना इतना पढ़ो, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, एथिकल वैल्यूज़ को और बढ़ाना है ना, वैल्यूज़ टू ऑल चिल्ड्रन, सबको बराबर ट्रीट करना, सब चिल्ड्रन को बराबर देखना। क्या हुआ, एक मैथमेटिक्स में अच्छा है, एक हिस्ट्री में अच्छा है, तो मैथमेटिक्स वाला अच्छा वाला आदमी को क्यों ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, सब अपने अपने डोमेन में बेस्ट हैं, तो सबको इक्वल ट्रीट किया जाए ना। हाँ, पेशेंसली डील विद ऑल द स्टूडेंट, सब विद्यार्थी से बढ़िया से करना, जो विद्यार्थी कमज़ोर है उसके साथ भी अच्छे से ट्रीट करना, और जो विद्यार्थी तेज है उसके साथ भी अच्छे से ट्रीट करना, है ना। यदि पोर बिहेवियर है तो माफ़ कर दिए, है ना, टीचर माफ़ कर दे, क्योंकि टीचर को उम्मीद है कि लड़का आने वाले समय में अच्छा करेगा। यही अब पहले से सोच लेगा, पहले से परसेप्शन क्रिएट कर लेगा, ये विद्यार्थी कभी सुधरेगा ही नहीं, तो सच में नहीं सुधरेगा। समझ गए। म्यूचुअल सपोर्टिंग, यानी कि एकदम सपोर्ट करना, है ना, टीचर भी उसको दे रहा है, वो भी देख रहा है, दोनों तरफ से रेस्पेक्ट। और सेंस ऑफ ह्यूमर, हाँ टीचर वही टीचर है जो बोर नहीं करे। अब आके पूरा ज्ञान देना शुरू कर दिया और बोर कर दिया तो कहाँ आएगा फिर टीचर, तो बोर हो जाएगा, वो फिर चाटेगा बैठ के, तो बोर हो जाएगा आदमी। तो ऐसे अपने आप को प्रेजेंट करना, यानी कि टीचर के पास प्रेजेंटेशन भी बेस्ट होना चाहिए ताकि बच्चे लोग अट्रैक्ट हो। जैसे मान लो कि अब हिस्ट्री को आप पढ़ने में उसको बहुत बोरिंग हो रहा है, तो कहानी की तरह बता दो ना उसको, बोलो कि तुम अकबर था, तुमने ये किया, तो उसको लगने लगेगा। तो बच्चे लोग के साथ इस तरह माइंड से खेला जाता है। अब देखो डेवलपमेंट है वैल्यूज, वैल्यूज का कैसे डेवलपमेंट होगा, वहाँ पे दिया गया, देखते रहो। सेल्फ रिस्पेक्ट से, हाँ इन्वायरमेंट को प्रमोट करने से डेवलपमेंट अपने आप होगा वैल्यूज़ का।
सेल्फ अवेयरनेस से होगा, सेल्फलेसनेस से होगा, यानी कि हम कोई स्वार्थ लिप्सा वाला बात नहीं है। यहाँ पर लीडरशिप का बात करेंगे, टीम स्पिरिट का बात करेंगे, कोऑपरेटिव स्पिरिट का बात करेंगे, स्पिरिट ऑफ शेयरिंग का बात करें। अब कई स्टूडेंट को अंदर नहीं है ये चीज़, बिल्कुल शेयरिंग वाला स्पिरिट होना चाहिए। हमारे पास कुछ रिसोर्सेज है तो हम दूसरे को भी दे दें, समझे ना। एक्सपोजर टू द ग्रेट लीडर, यानी कि अब बच्चे लोग को है ना, यदि हम अपने मेंटर से मिलेंगे या फिर हम अपने आइडल पर्सन से मिलेंगे तो हम सीखेंगे उनसे। जैसे हमको स्वामी विवेकानंद पसंद है तो हम उनका किताब पढ़े ना, हम उनका किताब पढ़ेंगे तो उतना ही हम प्रमोट होंगे, उतना ही हम अपने आप को आगे बढ़ा सकेंगे। यदि हमको गांधी जी पसंद है तो गांधी जी का हम किताब पढ़ें। और जो अभी मान लो कि लिविंग लेजेंड है, हमको मान लो तेंदुलकर पसंद है तो यदि मौका मिलता है तो हमको तेंदुलकर के पास जाना चाहिए और उनकी जर्नी के बारे में पूछना चाहिए। उससे हम मोटिवेट होंगे कि कैसे एक छोटा बच्चा इंटरनेशनल क्रिकेट खेल लिया इतना 17 साल में। ये भी तो मोटिवेशन का ही बात है ना। 17 साल में आदमी को आता क्या है, और 17 साल में तुम कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो बहुत बड़ा बात हुआ ना। इंटरनेशनल क्रिकेट खेल लिया, वो भी पाकिस्तान के अगेंस्ट, जहाँ पे वसीम अकरम और वकार यूनिस बॉल कर रहा है, जो कि टॉप लेवल का बॉलर्स है उस समय का। तो बताइए, ये तो विल पावर की बात है ना। रेस्पेक्ट टू बी प्रॉपर्टी, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। दूसरे का प्रॉपर्टी को रेस्पेक्ट करना चाहिए। दूसरा का देख लिए तो हड़प लो, है ना। ये रेलवे में दिखता है, रेलवे में जानते हो बताए ही थे कि कई लोग लेके चलता है, गैजेट लेके चलता है, पंखा उंखा उतार लेंगे बढ़िया से, यहाँ तक टॉयलेट का है जो तुम्हारा वो है जग है वो उसको भी उड़ा देता है। ऐसे लोग भी है भारत में। क्यों? क्योंकि हम बुड़बक है ना, हम सोचते नहीं, क्योंकि आखिर हमारा ही प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, हमारा ही टैक्स से जाता है। क्या बोले? अब तो करेगा ही करेगा, तो इसलिए यू हैव टू रेस्पेक्ट टू प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी मतलब पब्लिक और प्राइवेट दोनों ही। प्राइवेट तो हर कोई करता है, हमारा बोल के बहुत सजा के रखेगा। प्रॉब्लम तो पब्लिक प्रॉपर्टी का आता है ना। क्या है, फेंक दो उसको, गलत बात है। ठीक है, पब्लिक प्रॉपर्टी का भी ध्यान रखना चाहिए। हाँ, इससे इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी वाला वैल्यूज प्रमोट होगा। क्लीननेस, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लीननेस, क्योंकि क्लीननेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। ठीक है, एकेडमिक्स बनना चाहिए, यानी पढ़ाई लिखाई में रुझान होना चाहिए। देखो हम तो यही कहते हैं रामानंद जी, आप कुछ भी करिए। हाँ, आप एक रिक्शा वाला है, आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, आप पानी पूरी वाला है, आप दुकानदार है, आप मोची का काम करते, कोई बात नहीं, पढ़ना चाहिए सबको पढ़ना चाहिए। एक जो मोची अनपढ़ मोची होगा और एक पढ़ा लिखा मोची होगा, दोनों में बहुत अंतर है। एक जो सलून का है, जो तुम्हारा जो बार्बर है, वो एक पढ़ा लिखा होगा और एक मूर्ख होगा, वो दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। तो ये हमको वर्क डिफाइन नहीं कर रहा है, हमारा वैल्यूज डिफाइन कर रहा है। हम कुछ भी काम कर सकते हैं। एकेडमिक्स वाला गुण होना चाहिए हमारे अंदर, पढ़ने लिखने वाला गुण जरूर होना चाहिए। वही चीज़ कहा जा रहा है यहाँ पे। देखो, पंक्चुअलिटीज होना चाहिए। हाँ, पंक्चुअलिटी रहेगा तो ऑटोमेटिकली आपका वैल्यूज डेवलप्ड होंगे। साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए, लॉजिकल थिंकिंग। अब ये नहीं कि शनि महाराज ये बोल दिए थे, वहाँ पे राहु केतु वाला ग्रह खराब है, ये क्या होता है? यदि लॉजिकल थिंकिंग हो गया पूरी तरीके से, आप जो भी बोले तो साइंटिफिक टेम्परामेंट से सोचो ना चीज़ों को, तब जाके वैल्यूज डेवलप होगा ढंग से। प्रॉपर मैनर टू एल्डर्स, एल्डर को ठीक से ट्रीट करना होगा, समझे ना। उस पर देखो क्या लिखा गया है इसमें, गाइड ऑफ कल्चर, क्या लिखे हो सुनील? हेरिटेज। हाँ बताओ, ताजमहल इतना ब्यूटीफुल प्लेस है, वहाँ पे जाके दिल बना दिए, ऐसे बना दिए, पता है? हाँ, है ना, लव का साइन बना दिए, यहाँ लिख दिए ऐसे करके। अगला साल जाके ढूंढ रहे हैं, उसमें एडिशन हो चुका है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वी हैव टू रेस्पेक्ट ताजमहल, वी हैव टू रेस्पेक्ट द जयमंगला घर, वी हैव टू रेस्पेक्ट द नौलखा मंदिर, है ना, क्योंकि कल्चरल हेरिटेज है ये सब। समझ गए ना बात को? यस, नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जिस आदमी को संविधान के बारे में जानकारी है, जिस आदमी को संविधान को लेकर रेस्पेक्ट है, वो अच्छा ही काम करेगा, क्योंकि संविधान में सब कुछ वैल्यूज के बारे में दिया गया है। चाहे डीपीएसपी ले लो, चाहे फंडामेंटल राइट्स ले लो, सभी लोग। लव फॉर ऑल, सबके लिए लव होना। अवेयरनेस ऑफ वन स्टेट, आपको पता होना चाहिए कि आप बेस्ट किस में है। आपको पता चला कि आप पर्टिकुलर डोमेन में बेस्ट है, आप ढूंढ रहे दूसरा चीज़, कैसे होगा? अरे भाई तुम बेस्ट हो, बेस्ट टैलेंट को एक्सप्लोर करो अच्छे से, तब जाके तुम्हारा डेवलपमेंट होगा वैल्यूज का। अवेयरनेस ऑफ अदर्स नीड, दूसरे क्या बन सकता है उस चीज़ का भी जानकारी होना चाहिए आपके अंदर। ड्यूटी टुवर्ड्स कम्युनिटी, है ना, अकेले तो हर कोई करता है, मगर हमारा सोसाइटी के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस चीज़ का भी ध्यान होना चाहिए। एंड नोइंग द सराउंडिंग को ढंग से जानना। अब सराउंडिंग को नहीं जानोगे तो भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्यों? उस हिसाब से तुम डिसीजन ले सकते हो। तो ये सभी चीज़ है जिसके वजह से हम अपना वैल्यूज़ को डेवलप कर सकते हैं और अच्छे से। देखो,
तो ये बेस्ट है, इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता है जो आप बताने वाले हैं हम। लॉर्ड रामा, यानी कि रामायण से क्या सीख सकते हैं। अब बताओ रामायण से हम क्या बोले, हाँ क्या बोले हम रामायण के बारे में। रामायण में हम क्या नहीं सीख सकते हैं। मर्यादा पुरुष राम, वो भी पुरुष में सबसे उत्तम, बेस्ट, सबसे मोस्ट डिसिप्लिन गॉड कोई है तो लॉर्ड रामा है। सबरी का एपिसोड से सीख सकते हैं क्या होता है दलित, क्या होता है गरीब। यहाँ राम जी बैर खाने के लिए तैयार है, तो तुम लोग कौन सा आदमी लोग हैं। हाँ झूठा, वो भी झूठा बैर, और वो भी राम जी बहुत खुशी से खा रहे हैं सबरी का दिया हुआ चीज। इसमें राम ना मिलेंगे हनुमान के बिना, है कि नहीं है। डेडिकेशन, डिवोशन जो होना चाहिए अपने गुरु के प्रति, वो कोई हनुमान जी से सीखे है कि नहीं है। तो बहुत सारा चीज है, लक्ष्मण, सीता, सभी इतना अच्छा एपिसोड है, तो हर कदम कदम पे सीख सकते हैं। रावण से भी सीख सकते हैं, क्यों नहीं सीख सकते हैं। इस लेवल का इंटेलेक्ट, कितना इंटेलेक्चुअल है रावण। वो क्या है, 10 अवतार क्या है, इतना दिमाग है, हाईली फिलोसॉफिकल आदमी है वो, ठीक है। वो 10 मुंह का मतलब ये नहीं कि 10 मुंह था, वो एक रिप्रेजेंटेशन है कि बताओ 10 आदमी का दिमाग लेके चल रहा है वो, ये है इसका मतलब। उतना माइंड उसका विकसित है। देखो लॉर्ड रामा और रामायण से क्या सीख सकते हैं। शब्द को ऑनर करना, जो बोल दिए प्राण जाए पर वचन ना जाए, ये वाला चीज। ट्रूथफुलनेस, राइचियसनेस, धर्म, सही चीज है, धर्म पे बिलीव करना। फुल लॉयल्टी टुवर्ड्स स्पाउस, अपने हस्बैंड या अपने वाइफ के प्रति प्रतिबद्ध रहना। अब बताइए राम जी को शुभ ने कहा आया कि नहीं आया वहां पे, और भी बहुत सारे लोग आए, क्या हुआ। राम जी कभी हुए अपने डिसिप्लिन से, कभी डेविएट किए नहीं किए। तो ये भी हम राम जी से सीख सकते हैं। और राम जी बताइए अपनी मम्मी का जो क्या था, किसने भेजा था उनको, कैकेयी। कौशल्या तो उनकी अपनी मम्मी थी। कैकेयी ने भेजा 14 साल का वनवास में। अब एक बार बोल दिया कैकेयी कि जाओ तो जाओ, वो चले गए। तो इस लेवल का होना चाहिए ना कि जो माता पिता बोल दिए तो वो चले गए। तो वही लॉयल्टी, ये हो गया तुम्हारा। हम्बलनेस है ना, हम्बलनेस जानते हैं हम लोग। सबरी का एपिसोड से बेस्ट क्या हो सकता है, हम्बलनेस। किस लेवल का एक भगवान या इंसान किस लेवल का हम्बल हो सकते हैं। ट्रूथ ट्रम्स, इतना दिक्कत हुआ, बताइए बानर सेना गया है श्रीलंका, हाँ कितना दिक्कत हुआ है। कोई सोच सकता है कि वहां पे हनुमान जी इतना तांडव मचा देंगे। कोई सोच सकता है कि अंगद जब पैर गड़ा देगा तो ग्रेविटी भी काम करना छोड़ देगा। किसने सोचा था ये सब चीज। तो सेल्फ बिलीव है ये भी। अब देखो तो हम तो बताए थे अंगद, पहले तो हनुमान जी जाकर पूरी तरीके से पूरा वहाँ पे हैवॉक दे दिए कि मजाक आदमी नहीं है हम लोग, देख लेंगे तुम लोग को अच्छे से। तो सेकेंड बार जब प्रपोजल आया कि सेकेंड बार किसको भेजा है, क्योंकि अब ये लोग राम जी का सेना पहुंच चुका है, सब राम का वो पत्थर जो है वो सेतु बना, राम सेतु बन चुका है। जब बन के वहाँ पहुँचे तो अब किसी दूत को भेजना पड़ेगा ना कि अभी भी वक्त है बाबू, संभल जाओ, नहीं तो एक बार युद्ध होगा तो खड़ा देंगे तुम लोग को। और ये लोग को लग रहा है कि हम तो स्वर्ग जीत गए थे, ये लोग क्या बानर सेना क्या है। तो यहाँ पे प्रपोजल आया कि हनुमान को भेजे। अब हनुमान जी सबसे ब्रेव है, यदि हनुमान जी को फिर से भेजा जाता तो ये लोग क्या सोचता कि वही मेन बानर, वही बानर है, एक ही है ये लोग का। तो बोला कि तुम हटो, अंगद तुम जाओ। अब वो अंगद को देखा, बोला कि ये बानर क्या कर सकता है। तो अब वो क्या किया है, तो बोला कि जहाँ पे सिंपल सिपाही का ये हालत है तो इसके जो गुरु होंगे, राम होंगे, वो तो और कितना डेडली होंगे। तो वो मैसेज जाता है ना। जैसे एग्जाम्पल देखो, एक इंस्टीट्यूट का एक विद्यार्थी जाके पूरा दे दिया वहाँ पे, एक टीचर को ही पूरी तरीके से डिबेट कर दिया। तो एक परसेप्शन क्या क्रिएट होगा जब इंस्टीट्यूट का बच्चा का ये हालत है, तो टीचर का किस लेवल का हालत होगा। जैसे हम JNU से जो एक्सपेक्ट करते हैं, जो DU से एक्सपेक्ट करते हैं। तो बात समझे, वही है ट्रूथ ट्रम्प्स। बानर सेना होने के बावजूद भी जीत जाता है। अब इसमें एक एपिसोड बताना चाहूँगा, हनुमान जी। देखो हनुमान जी क्या है, हनुमान जी बचपन में बहुत शरारत करते थे, है ना, वो जान ही रहे हो। तो इनको शराब दिया गया था कि बाबू तुम अपना जो भी है ना पावर भूल जाओगे, अरे तुम बहुत बदमाशी करता है। तो अब हनुमान जी को भी नहीं पता है कि इनके पास उड़ने का क्षमता है। तो उनको रियलाइज़ करवाया गया कि जाओ ना, माता सीता वहाँ पे छुपी हुई है, तुम जा सकते हो देखने के लिए। हाँ जामंदी, वही याद दिलवाए थे। तो उसके बाद इनके अंदर वो अलौकिक पावर फिर से डेवलप हुआ, और उसके बाद गए और फिर माता सीता से मिले और वहाँ पे अंगूठी लेके आए और फिर श्री राम को दिए, है कि नहीं। तो कहने का मतलब क्या, यस
हमें बच्चे को सिखाना पड़ता है, तुम बेस्ट हो इस चीज़ में, तुम बेस्ट हो, मत भूलो अपने हिस्ट्री को, गो फॉर इट, जाओ। ये भी हम चीज़ सीख सकते हैं, जो नहीं कि यहीं पे है वही सीखेंगे। यूनिटी सीख सकते हैं, मिलन हो रहा, भरत और राम जी का मिलन हो रहा है, बताओ कितना दर्दनाक एपिसोड है वो, आदमी देख कर रो लेगा वो आराम से, अभी भी दिखा देगा, अभी भी रो लेगा वो, इस लेवल का इमोशंस है भरत और राम का। जब भरत आते हैं ननिहाल से, देखते कि राम जी गायब है, रोना शुरू, जाते हैं उनका वो ले खड़ा हो लेके जाते हैं, है ना, वहाँ जाते हैं कि आप खड़ाव दे दीजिए, हम नहीं बैठेंगे, आप डिजर्विंग, मोस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट है राजा के लिए, क्योंकि हर कोई चाहता था कि राम बने, हम कैसे बन जाएंगे, तो उनका खड़ाव लेके वो थ्रोन पर रखा जाता है। आप वेट कर रहे हैं, बैठ के वेट कर रहे हैं, और तब तक वेट कर रहे हैं जब लक्ष्मण बूटी उधर से जा रहा है उत्तराखंड से, और बोले कि ऐसा स्थिति है, लक्ष्मण मूर्छित हो चुके हैं, हम जा रहे हैं उनको जीवन देने के लिए। अब बताओ गजब बात है कि जो लक्ष्मण मूर्छित हुए हैं और कोई नहीं, वो सबरी का जो फेंका हुआ बेर था उसी से लक्ष्मण बूटी बना है, जो मीथ है, जो भी है। तो कभी भी हमको कोई भी लव करे ना, प्रॉपर केयर करे, तो कभी भी उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बाद में वही आदमी काम देता है। वही चीज़ है, कैसे रिलेशनशिप को मेंशन किया जाए, समझ गए ना। उसके बाद ट्रीट एवरीवन इक्वल, आप सबरी को इक्वल ट्रीट किया, अहल्या को ताड़ दिया जिसने, तो ट्रीट एवरीवन इक्वल ना, सबको बराबर ही देखा है इन्होंने। गुड कंपनी, कंपनी अच्छा होना चाहिए। बताओ राम जी का कंपनी कितना बढ़िया था, वानर सेना, जो कि प्योर हार्टेड था। अब यदि कंपनी राक्षस वाला होता तो कैसे चलता। अब उधर रावण का कंपनी क्या है, राक्षस वाला है, तो हारना ही हारना है, जो सत्य में जीतते, ट्रूथ तो हमेशा जीतेगा ही जीतेगा। और फॉरगिवनेस, बताओ लास्ट में ही बोल दिया क्या मार देगी छोड़ दे, तो रावण तो बोला कि मार ही दीजिए, इसीलिए तो इतना कुछ रचे हैं, आपको इतना परेशान किए हैं कि ताकि आप हमको मार दीजिए, हमको मोक्ष मिल जाए। और उसके बाद ही बोलते कि जाओ लक्ष्मण तुम जाओ, वो अंतिम में मरने वाला है, ज्ञान ले लो उनसे, वो मजाक आदमी नहीं है, रावण है, बहुत ब्राह्मण आदमी है, जाको सीख लो उनसे। तो जिसको तुम मारा उसको तुम इज्जत दे रहे हो और बोलो कि अपने भाई को भेज रहे हो कि जाकर सीख लो वहाँ से। तो इस लेवल का जो इंटेलेक्ट तो नॉर्मल आदमी से हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, मोस्ट डिसिप्लिन, मोस्ट इंटेलेक्चुअल आदमी से ही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ हम रामायण से सीखते हैं, कृष्णा से भी बहुत कुछ सीखते हैं। अब यदि मैं महाभारत का भागवत कथा के बारे में बोलूँ तो समझ रहे हो ना, बहुत महान, बहुत ज्ञानी है ना बहुत ही अच्छा, बहुत ही तगड़ा। हमको तो लग रहा है कि वहीं पे हम जा रहे हैं, श्रीलंका जा रहे हैं हम। देखिए लॉर्ड कृष्णा एंड महाभारत था। अब क्या बोले, अब कृष्ण जी से भी बहुत कुछ सीखते हैं। फ्लूट, प्लेइंग फ्लूट, और जो बांसुरी बजा रहे थे, बांसुरी भी क्या, उनका पैशन दिखता है और उनका कैसे अटैक करने का तरीका भी दिखता है ना। सर्विंग मैनकाइंड, मैं अब आदमी के लिए बताओ, उन्होंने कृष्ण जी ने शेषनाग को मार दिया। हाँ, शेषनाग जो कि पूरा यमुना का जो वाटर है उसको पल्यूट करके बैठा हुआ था, लोग डर से भी नहीं जाता था कि शेषनाग आएगा मार देगा। और वो कृष्ण जी अंदर जाके शेषनाग को पूरा पीटे हैं, फिर उसको ऊपर लाए हैं, उस पर फिर डांस किए हैं, है कि नहीं है। एक तो शेषनाग का यहाँ पे घमंड तोड़ देना, दूसरा है कि इंद्र का घमंड तोड़ देना, जब वो उठा लिए थे, पर्वत उठा लिए थे, है कि नहीं है। तो वही कह रहा कि सर्विंग मैन करना, किसके लिए किया, आदमी के लिए किए हैं ये सभी चीज़। उसके बाद देखो फ्रेंडशिप, कृष्णा और सुदामा का एपिसोड तो अब जानते ही हो, इस पर आगे नहीं बढ़ेंगे, है ना। अरे द्वारपालो, है कि नहीं है, कितना बढ़िया है लखबीर सिंह लखा का गाना। देखो वहाँ पे वो, इसमें क्या है तुम्हारा डिग्निटी, महिलाओं का भी डिग्निटी होता है। राधा, आज बोलते कृष्ण और राधा, तो दोनों को कितना बराबर हम लोग देखते हैं, है कि नहीं है। आज भी मंदिर में जाते जब कृष्ण जन्माष्टमी होता है तो वहाँ राधा को भी पोर्ट्रे किया जाता है कि नहीं। ये है, यानी कि महिलाओं को भी आप इस लेवल का डिग्निटी दे रहे हैं। डिवाइन लव, अब बताओ जब लैला मजनू का बात करते हो तो राधा कृष्ण का भी बात होता है। तो लव किस लेवल पे होना चाहिए, तो राधा कृष्ण से सीखे कोई। सेल्फलेस अनकंडीशनल लव, है कि नहीं है। डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस में माइंड कैसे पीस रखा जाए। बताओ इतना कुछ हो रहा है, कौरव अटैक कर रहा है, पांडव अटैक कर रहा है, यहाँ पे इतना कुछ हो रहा है, फिर भी श्री कृष्ण बोल रहे हैं ये ड्यूटी एथिक्स है, टेंशन मत लो, रिजल्ट क्या होगा, करते रहो, क्षत्रिय हो अपना ड्यूटी फॉलो करते रहो। अर्जुन को कितना कुछ सिखाया वो, है ना। स्पेस, पीपल कैन चेंज। अब इसमें बोला कि यस, आपका जिस हिसाब से जिम्मेदारी है, यू हैव टू चेंज योर सेल्फ ना। अब जैसे टीचर होते, टीचर एथिक्स हो गया, पर्सनल है तो पर्सनल एथिक्स है। अब पहले तो कौरव और पांडव तो भाई लोग थे, मगर जब लड़ाई करने के लिए जा रहे हैं तो अलग रोल है ना इन लोग का,
लड़ना पड़ेगा इन लोग को एक दूसरे से। बात समझे ना, वही सब चीज़ लिखा गया है। जैसे देखो शिशुपाल का जो था ना, अब बस करो शिशुपाल, 100 होने वाला है, जब 100वां हो जाएगा हमको जलील करोगे, एक बार में सुदर्शन चक्र उठा के काट देंगे तुम्हारा। काटे कि नहीं काटे? माफ करना, 100 बार माफ कर दिए, कितना माफ करेंगे? गुस्सा तो आता ही हर कोई को। फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं कि लिमिट ही पार हो जाए, एक लेवल तक ही। शिशुपाल का जानते हैं ना एपिसोड सभी लोग, देखो वहाँ पे रेस्पेक्ट टू एल्डर्स। अब कृष्ण जी कितना रेस्पेक्ट करते थे सभी लोग का, धृतराष्ट्र से लेके जितने भी थे वहाँ पे, द्रोणाचार्य, सबका बहुत रेस्पेक्ट करते थे। हैप्पीनेस, खुश रहो अपने आप में। इक्वलिटी बिफोर लॉ, हाँ धर्म से कोई बड़ा नहीं है, तभी तो जीत होगा। जो सही आदमी है उसका जीत होगा। और जो आफ्टर ऑल हम यदि डिकोड करें ठीक से महाभारत को, तो कृष्ण जी अकेले लड़ रहे थे, क्योंकि वो चाहते थे कि कितना भी आदमी उस तरफ अपोजिशन में कितना भी विशाल हो जाए, कितना भी राक्षसी वाला मेंटेलिटी हो जाए, जीतेगा धर्म ही जीतेगा। तुम लोग बांध छोड़ते रहो, ओरिजिनल बांध तो हम छोड़ेंगे। और वही बड़बड़ी का जो एपिसोड हुआ था देख ही लिया तुम लोग, जब सर काट के वहाँ पर रख दिया गया था, तो उसको जो पूछा गया कि बाबू बताना जरा पांचों भाई में सबसे ज़्यादा कौन लड़ा है, तो हंस रहा है बैठ के बड़बड़ी, बोला तुम लोग लड़ा, हमको पता भी नहीं चला, तुम तो मजाक मस्ती कर रहा था फील्ड में बैठ के। जो मेन करे सूत्रधार तो हमारे कृष्ण थे, जो हमने देखा है कि कैसे वो सुदर्शन चक्र छोड़ रहे थे। तुम लोग के बांध से थोड़ी मरता, वो लोग मरता ही नहीं। द्रोणाचार्य मरने वाला है चीज क्या, उसके पास कितना अलौकिक पावर है, वो गुरु है सबका, कौरव और पांडव का, गुरु को मारोगे क्या तुम? और उसी तरह और भी बहुत सारे बड़े बड़े जो भी हस्ती रहे हैं, तो कृष्ण जी सब करवाए हैं वो जितने। अब देखो, अब अलग अलग किरदार से अलग अलग चीज भी सीख सकते हो। अर्जुन से, अर्जुन को कहा गया कि बाबू क्या दिख रहा है जब तुमको आसमान में, तो बोला हमको चिड़िया दिख रहा है, यानी कि फुल फोकस। वो ऑब्जेक्टिविटी उसका फिक्स्ड है। तो अर्जुन से हम फोकस होना सीख सकते हैं। धृतराष्ट्र से क्या सीख सकते हैं? नेपोटिज्म, गलत बात है। फेवरेटिज्म, अपना बेटा को फेवर कर देता, पता है कि अधर्मी है मेरा बेटा। और वो जो वहां पे देवकी के साथ जो गलत चीज हुआ है ना, सॉरी द्रौपदी के साथ जो गलत चीज हुआ है, गलत बात है कि नहीं है? फिर भी मौन रहे ये लोग बैठ के बड़ी सभा में, चुपचाप बैठे रहे। गलत हुआ कि नहीं हुआ? पाप आया है पीछे। लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप, लव, ट्रस्ट। कृष्णा क्या है? नेवर पैनिक। कृष्णा जी से क्या सीखते हैं? इतना कुछ हो गया फिर भी पैनिक नहीं हुआ। फिर वहां और उस अवस्था में कृष्ण जी भागवत का ज्ञान दे रहे हैं। समझ रहे हो ना? कोई आदमी बैटल फील्ड में है, वहां कृष्ण जी ज्ञान दे रहे हैं, जिसको अभी तक का सबसे बड़ा फिलोसॉफिकल ज्ञान कहा जाता है। तो समझ गए ना, ये लॉर्ड कृष्ण सीख सकते हैं, उनके एपिसोड से सीख सकते हैं। अब जानते हैं कि गौतम बुद्ध से क्या सीख सकते हैं। तो गौतम बुद्ध तो सबसे प्रैक्टिकल आदमी है ना? वो तो चलो मीथ है, वो तो परसेप्शन है, मगर गौतम बुद्ध तो रियलिटी है। इनसे हम क्या नहीं सीख सकते? ट्रूथ कैन नेवर बी कंसील्ड। झूठ कभी छिपता नहीं है, वो आना ही आना है। इसके लिए बहुत सारा मुहावरा बना है हिंदी में भी, सांच को आंच नहीं, हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया, है कि नहीं है? वो भी ट्रूथ का ही है कि सच्चाई है तो वो निकल जाएगा। कोई भी कंडीशन में सच्चाई पीछे नहीं जा सकता है। ये देखो लीडरशिप क्वालिटी, बताओ गौतम बुद्ध तो लीडर ही है ना, अकेले चल पड़े, कोई पहले था भी नहीं कॉन्सेप्ट, अकेले लीड किए हैं। एंगर, अब वो तो बोले हैं कि एंगर सबसे बड़ा गलत चीज़ है। एंगर रहेगा तो कैसे होगा? एंगर है तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते अपने आप को। तो यस, एंगर कैसे कम होगा? पीस, मेडिटेशन, कंसंट्रेशन, पेशेंस होना चाहिए। अब उंगली मार डकैत को शिष्य बना देते हैं, तो उससे बड़ा पेशेंस और उससे बड़ा लव का क्या एग्जाम्पल हो सकता है? लव एंड अफेक्शंस, हाँ, सर्विस टू मैनकाइंड। बताओ, भिक्षुक बन गए, राजा आदमी भिक्षुक बन जाता है, तो बड़ा बात है कि नहीं है? दर दर भटक रहे हैं खाना खाने के लिए, और लोग को बोल रहे हैं कि ऐसा लाइफ को सेलिब्रेट करो। वी आर सेव्ड बाय द ओन थॉट्स, अपना थॉट्स को आगे प्रमोट करो। यस, ये क्या होता है ये वैदिक ज्ञान, ये क्या होता है उपनिषद? अपना देखो ना, फॉलो द मिडल पाथ। हाँ, ज़्यादा वो एस्थेटिज्म वाला भी नहीं और ज़्यादा मेटेरियलिज्म वाला भी नहीं, बीच में लेके चलना होगा। बोल रहे कि स्पिरिचुअल लाइफ ही जीना है, तो क्या आप पर्वत चढ़ जाओगे? क्या पर्वत चढ़ जाओगे? क्या 2 टाइम का खाना मिल जाएगा क्या? और 2 टाइम खाना खाने के चक्कर में आदमी को मार दोगे तो वो भी सही है क्या? तो आपको बीच के फॉलो करने होंगे, जो बीच का पाथ, दैट इज अ मिडल पाथ। सेल्फ बिलीव होना चाहिए अपने ऊपर, इनर हैप्पीनेस होना चाहिए अंदर से, इनलाइटमेंट होना चाहिए। हाँ, स्टार्ट करोगे छोटे जगह से तभी जाकर बड़ा पहुंचोगे। गौतम बुद्ध को ये भी नहीं पता था कि आने वाले समय में किसी इंस्टीट्यूट में उनके बारे में बातचीत हो रहा होगा, वो भी कब?
3000 साल बाद। तो स्टार्टिंग तो हम अर्ली स्मॉल एफर्ट्स करते हैं, रास्ता अपने आप बनते चला जाता है। अटैचमेंट टू एनीथिंग दुखा निरोधा प्रतिपाद है कि नहीं है। डिजायर जो है ना, एक्सेस डिजायर अच्छी बात नहीं है, नहीं मिलेगा रोना शुरू कर दोगे, डिमोटिवेट हो जाओगे, तो ऐसा भी चीज़ नहीं है। तो इनका ये बात पूरा भागवत उससे भी मैच करता है, काम करते जाओ ना, मिलना होगा मिल जाएगा, नहीं मिलना होगा नहीं मिलेगा, टेंशन मत लो। इसमें क्या है, रीजन बेस्ड थिंकिंग, जो भी सोचो ना लॉजिकल थिंकिंग सोचो, ये नहीं कि कुछ भी आप हिपोक्रेसी सोचना शुरू कर दिए, ऑर्थोडॉक्सी सोचना शुरू कर दिए। पीस, पीस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वर्क इन वर्शिप, जहाँ पूजा करना चाहिए वहीं पूजा करो, समझे, सॉरी वर्क इज, सॉरी आई एम रियली सॉरी, वर्क इज वर्क, कर्म ही पूजा है। कर्म मार्ग पे फोकस किए थे कि नहीं किए थे, हम जानते हैं मार्ग अलग हो सकता है, भक्ति मार्ग हो सकता है, बहुत सारा मार्ग, इन्होंने पूरा काम पे काम किया था। आप काम करिए ना, सब सफल हो जाएगा। फिजिकल चार्म सही हो तो अट्रैक्ट आइज, बोला कि यदि चेहरा सही हो तो आंख अट्रैक्ट होता है, मगर यदि गुडनेस हो तो माइंड अट्रैक्ट होता है। एक आदमी है बहुत सुंदर दिखता है तो आंख अट्रैक्ट हो, वाह क्या सुंदर है देखने में, ऋतिक रोशन है, क्या बात है। मगर एक आदमी का चार्म अच्छा हो, बहुत अब्दुल कलाम टाइप का, तो अब्दुल कलाम का एग्जाम्पल पर हम लोग देते हैं अपने लेक्चर में। एक आदमी जो कि बहुत गजब का है, बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है, गांधी जी, तो गांधी जी तो माइंड अट्रैक्ट कर लिए ना। अब बताइए माइंड ही तो है, जिस पर्सनालिटी ने माइंड अट्रैक्ट कर लिया लोगों का, उससे बेस्ट क्या हो सकता है। तो केवल फिजिकल जो बाहर का जो चीज़ है ना, वो आइज को अट्रैक्ट करता है, हमारा जो एक्सपीरियंस और अच्छा जो चीज़ है वो माइंड को अट्रैक्ट करता है। तो हमको अपना काम पे फोकस करना चाहिए ना, बल्कि फिजिकल नेचर पे काम करना चाहिए। महावीरा से क्या सीख सकते हैं, मैं इसको ख़त्म ही कर देता हूँ, साथ में है इसलिए इसको छोड़ूंगा नहीं, 2-3 पेज का। हाँ, कल से कैसे स्टडी चलेगा। महावीरा, देखो महावीरा से भी बहुत कुछ सीख सकते हो कि नहीं सीख सकते हो। इनर ब्यूटी, 24 तीर्थंकरास, सेलिबेसी वाला चीज़ ऐड कर दी है कि नहीं है। ऋषभदेव पहला, ऋषभनाथ पहला, तो इन्होंने पूरा क्रांति ला दिया है कि नहीं है। ये जो भी तुम्हारा जैनिज्म में दिगंबर और श्वेतांबर, इसमें कितना बड़ा रोल है महावीर साहब का। हार्मोनी ऑफ द सोल, एकदम पीसफुल रहे आपका सोल, पॉजिटिव एटीट्यूड आपका बहुत पॉजिटिव हो, नॉन वायलेंस, गलती से भी, अब देखो ये तो हम कह सकते हैं कि लॉर्ड गौतम बुद्ध का भी था, है ना, नॉन वायलेंस कर, नॉन स्टीलिंग, सेलिबेसी, ये सब इंपॉर्टेंट है। लिविंग ऑर्गेनिज्म सब बराबर, इतना बराबर है सब कि मास्क लगा के चल रहे हो तुम। मास्क तो अभी आया बाबू, है ना रामानंद जी, मास्क तो अभी आया है। और ये श्वेतांबर लोग, दिगंबर लोग तो मास्क अभी से पहन रहा है, जब से हुआ तब से। हाँ, उसमें आप बहुत तगड़ा जोड़े थे एक बार ये तो बहुत, हाँ। गॉड एंड गॉडेसेस क्या है, झूठो का वर्शिप क्यों करते हो यार, मैटेरियलिस्टिक गेन के लिए। चंद्रगुप्त मौर्य बनो ना, सुलेखना कर लो एक ही बार, ज़्यादा अच्छा है, गंगा नहा लोगे। नो, किसी को हार्म नहीं करना है, इसलिए हम एग्रीकल्चर भी नहीं करेंगे, जानते हो थोड़ा लूफल्स भी है। एक्सट्रीम सेक्रीफाइस, एक्सट्रीम, अब एक्सट्रीम से अपने आप को मार देना, इससे बड़ा सेक्रीफाइस क्या हो सकता है। सुलेखना, जहाँ पे हम इंटेंशनली खाना पीना सब त्याग दिए, और अब चाहते हैं कि अब हमको बहुत कष्ट हो, बहुत पेनांस हो, बहुत ज़्यादा दिक्कत में हो जाए। सोचो, सैनिटेशन और प्रॉपर हाइजीन, तो देख तो बहुत ज़्यादा सैनिटेशन मेंटेन करते हैं ये लोग। और तुम्हारा डिटैचमेंट क्या होता है, फैमिली मेम्बर, सब बेकार का चीज़ है, डिटैच, फुल डिटैच। तो ये सब हम महावीर से सीखते हैं जी। देखो जीसस क्राइस्ट से क्या सीखते हो, देखो यहाँ पे जीसस क्राइस्ट क्या है बताओ, जो सूली पे चढ़ा दिया ऐसे हाथ करके, उनको बोल रहे कोई बात नहीं है, बच्चा है, गलती होता है लोग से। तो इतना बड़ा कोई पर्सनैलिटी हो सकता है क्या। हम लोग तो गरियाते गरियाते मर जाते हैं कि नहीं है, पूरा गुस्सा में एग्रेशन में देख रहे, कोई बात नहीं, कुछ कर तो नहीं सकते, देख तो सकते ऐसे करके, है कि नहीं है। बस जीसस देखो बेचारे, हाँ क्या बोले, तो बहुत वो तो जो भी गाड़ी आता है नेटिव लैंग्वेज में, वो पूरा दे रहे हैं मन ही मन बैठ के। और एक मैं बताऊं तुमको राज की बात, गाली जो है ना आदमी नेटिव लैंग्वेज में ही देता है। हाँ तो देखो जीसस क्राइस्ट से क्या सीखते हो,
यूज़ योर वर्ड्स वाइजली, अच्छे से बात करना चाहिए, अपने शब्द को ढंग से यूज़ करो। बोलते हैं ना कि बोलते वक्त सरस्वती का भी वास हो सकता है, शुभ शुभ बोलो, है कि नहीं है, शुभ शुभ बोलो, गलत नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, इसमें देखो कंसिस्टेंसी होना चाहिए जी, पूरा अपने वर्क को लेकर बहुत कंसिस्टेंट रहो। ठीक है, डिफरेंसेस नहीं होना चाहिए। गोल्डन रूल जानते हो ना, बताए थे ना। गोल्डन रूल का मतलब क्या है कि जो हम चाहते हैं कि दूसरा कोई हमको करे तो हमको भी करना चाहिए। आज मान लो गरीब आदमी है हम, तो हम सोचेंगे कि फलना ढिंगना आदमी हमको आगे हेल्प कर दे, तो भाई वो भी तो सोचता होगा जब वो गरीब होगा। तो ये गोल्डन रूल को हम यदि यूज़ करें ना तो बेस्ट रहेगा। फॉरगिवनेस होना चाहिए। अब इससे बेस्ट एग्जांपल जीसस क्राइस्ट का क्या हो सकता है? फॉरगिवनेस, माफ़ कर देने वाला। मैनकाइंड के लिए सर्व करना, सर्वेंट एटीट्यूड देखो बहुत अच्छा है। मदर टेरेसा का भी सर्वेंट एटीट्यूड है कि नहीं है? यानी कि हम क्या है, पब्लिक का नौकर है। जैसे रामकृष्ण मिशन का भी बात कर लो, तो वो भी सर्वेंट है कि नहीं है, कि सर्विस टू द मैनकाइंड बेस्ट फॉर्म है गॉड को पूजने के लिए। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? देखो वहाँ पे तुम्हारा क्या है, लाइफ फ्री ऑफ वरी, कोई टेंशन नहीं होना चाहिए लाइफ में। डोंट जज अदर्स। और दूसरे को देख के हम बहुत जजमेंटल हो जाते हैं, है ना, फलना ढिकना चिलना ऐसा ऐसा आदमी है। अरे क्या भरोसा, ऐसा स्थिति होगा इसलिए आपको दिखा वो आदमी अच्छा ही होगा, तो बाकी क्यों जज कर रहे हो किसी को? तुम समझ रहे हो ना। प्रैक्टिस द आर्ट ऑफ गिविंग इन सेक्रेट। हाँ, दान पुण्य है ना, छुपा के किया जाता है, ये नहीं कि ढिंडोरा पीट के किया जाता है। ये भी जीसस क्राइस्ट सिखाते हैं, दान पुण्य गुप्त रूप में हो। और सॉरी क्या है? सॉरी कोई गलत चीज़ नहीं है। सॉरी बोल दोगे तुम्हारा छोटा नहीं होगे, तुम्हारा ईगो कम नहीं हो जाएगा, इससे तुम लिबरेट हो जाएगा। लिबरेट मतलब जो एगोनी से जूझ रहे थे, यार क्या कर दिया उसको, सॉरी बोल दोगे तो मन हल्का हो जाएगा। तो बिल्कुल ऐसा करना चाहिए। ये हम सीखते हैं उनसे। हाँ, तो बड़े बड़े फाउंडर जो है प्रॉफेट मोहम्मद से भी बहुत कुछ सीखते हैं। आप देखते हो मक्का मदीना का जो एपिसोड है, बकरीद का जो एपिसोड है, उसमें भी देखते हैं कि हम दूसरे को देने के लिए बकरीद बनाए थे, कि जिसमें एनिमल्स को किल किया जाता है। मगर ठीक है, वो गलत चीज़ है, मैं मानता हूँ एनिमल किलिंग किसी तरह से जस्टिफाइड नहीं हो सकता है, जस्टिफाई हो ही नहीं सकता है, ठीक है। मगर वो मार के क्या करता था, पड़ोसी को देता था, गरीब को बांटता था। देखो प्रॉफेट मोहम्मद क्या बोलते हैं, ट्रूथफुलनेस। आप देखो मुस्लिम लोग तो ऑनेस्टी के लिए जाने जाते हैं, है कि नहीं है, अपने इंटीग्रिटी के लिए जाने जाते हैं मुस्लिम लोग। तो ट्रूथफुलनेस, ऑनेस्टी, सिंसियरिटी हम प्रॉफेट मोहम्मद से सीखते हैं। काइंड होना, जेंटल होना, पेशेंस होना, टॉलरेंट होना, ये सब सीखते हैं। चैरिटी, ब्रदरहुड सीखते हैं। रोल मॉडल होना, है ना। प्रॉफेट मोहम्मद अकेला आदमी, चैरिटी दान पुण्य करना, क्यों नहीं, प्रॉफेट मोहम्मद ने क्या नहीं सिखाया? सब लोगों को तो बोला ही है। मक्का मदीना का जो भी एपिसोड देखते हैं, चैरिटी, बकरीद, सब दान पुण्य का ही तो चीज़ है। इसमें आपका है कि नहीं है कि मुस्लिम का 4-5 इंग्रेडिएंट्स होता है। एक दिन आपको क्या करना है, लोगों को बांटना है कि नहीं, बताए थे कि नहीं। रोजा है, रोजा में क्या है, अपने आप को रियलाइज करवाना, समझे, हम्बलनेस, लव ऑफ चिल्ड्रन, वुमेन, रेस्पेक्ट द एल्डर्स, पैरोकियल नहीं होना चाहिए, छोटा सोच बिल्कुल नहीं होना चाहिए, दूसरे को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, डू गुड डीड्स, दूसरे को अच्छे से काम करो, स्माइल के साथ करो। कुछ काम कर रहे हो एकदम गुस्से से कर रहे हो तो वो भी फायदा नहीं होगा। किसी का सेवा प्रदान कर रहे हो तो स्माइल के साथ करो, जैसे सिख लोग करते हैं, समझ गए ना। तो ये सब चीज़ सीख सकते हैं गुरु नानक से। अब गुरु नानक क्या बोले, अब लिविंग लेजेंड है, ये सब अभी भी है, अभी क्योंकि सिख जो है ना बहुत बढ़िया, बहुत ज़्यादा बढ़िया। गुरुद्वारा कंसेप्ट देखिए ना, अब वो क्या बोले, अब हम लोग तो वहाँ से आए हुए हैं, दिल्ली में आपको डगर डगर पे मिलेगा गुरुद्वारा, और इतना बढ़िया से लंगर को सर्व करता है ना, लगता है कि बाबा हमारे लिए ही रखा हुआ था वहाँ पे खाना। तो तुमको फील नहीं करवाया। यहाँ पे जैसे कभी जाओगे 3 इडियट वाला एपिसोड तुम लोग करना चाहोगे कि बिना लिफाफा में 800 रुपये डाल के जा रहे हो पनीर चिली खाने के लिए, तो भगा देगा कि नहीं भगा देगा? और ये लोग तो बोले आइए आइए बैठिए बैठिए, लाइन में लगा देगा। वो भी लाइन में चेक करेगा कि लाइन भी प्रॉपर है कि नहीं है। अलग लोग रहता है वहाँ पे लाइन में भी खड़ा करने के लिए। और वहाँ पे देखो, अब पता है कि आदमी का ईगो होता है, आदमी खा रहा है तो सेकंड बार मांगने में हिचकिचाता है ना आदमी, तो जाता है कुछ और ला दे क्या। अब प्यार से, जिसको मन नहीं बोलेगा हाँ थोड़ा सा और खाएंगे, इससे बेस्ट क्या हो सकता है? हाँ बेस्ट है, बेस्ट है, बेस्ट है, ऐसा होना चाहिए। देखिए गुरु नानक क्या बोलते हैं, गुरु नानक क्या है, स्पिरिचुअलिटी है ना, नाम सिमरन, खुदा कोई एक है, पूजते रहो, ठीक है। हम्बलनेस होना चाहिए, बेनेवोलेंस होना चाहिए,
केयर फॉर ऑल, सबको केयर करना चाहिए। फेयरलेसनेस, डरना क्या है, क्या चीज़ से डरना है हमको, बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। एब्सोल्यूट मोनिज्म, खुदा कोई एक है, क्या है ये झूठ मूठ का 50 को मूर्ति को पूजा कर रहे हो, एक भगवान है कोई, हम तुम्हारे मैसेंजर हैं बस। हार्ड वर्क करो, हो जाएगा। नेवर फॉरगेट द पुअर, गरीब को कभी नहीं भूलना चाहिए, गरीब को खाने की जरूरत है, अब याद करो, जाओ उसको खिलाओ, ठीक है। सर्विस टू मैनकाइंड, रिलीजन शुड नो सेग्रेट पीपल। रिलीजन का मतलब ये नहीं कि हिंदू मुस्लिम अलग अलग करे, रिलीजन का मतलब है कि बाइंड करे, समझे ना। जेंडर इक्वलिटी पे बात होना चाहिए। लिविंग एज अ हाउस होल्डर, घर में रहो ना, बाकी धर्म तुमको सन्यासी बनना सिखाएगा, ये तो कहते हैं घर ही में रहो ना, घर में रह के भी तुम इनलाइटमेंट पा सकते हो, है कि नहीं है। ये क्या कहते हैं, 5 इविल्स, गुरु नानक कहते हैं कि 5 इविल्स है, उस पर कंट्रोल करना होगा। ईगो, एंगर, अटैचमेंट, ग्रीड और लस्ट, ये 5 चीज़ इस पे ना कंट्रोल करना होगा। और बिल्कुल हमें यदि पहुंचना है गोल पे तो गुरु तो चाहिए चाहिए, है ना। अब इसी पे आ जाता है गुरु गोविंद सिंह का, बताइए रामानंद जी, पढ़िए फिर से बढ़िया से वो लाइन। हाँ, काकुला उपाय, बता, समझ रहे ना क्या है इसका मतलब, बताओ जल्दी से। रामानंद जी बता, हाँ तुमको पता है, जल्दी बोलो। उसमें कहा जाता है कि गुरु गोविंद खड़े हैं और एक हमारे जो टीचर हैं वो खड़े हैं, तो उनको प्रणाम करेंगे, तो इनको कर लेंगे तो हमको एनलाइटमेंट। पहले हम टीचर को प्रणाम करेंगे, ठीक है ना, टीचर पहला, हाँ टीचर को पहले प्रणाम करो। तो गुरु नानक सिखिज्म इस लेवल तक का है तुमको, यानी कि हमको मेंटर चाहिए ही चाहिए आगे लाइफ में बढ़ने के लिए, ठीक है, इन ऑर्डर टू गाइड लाइफ। अब बात करते हैं कौटिल्य से, चाणक्य से। चाणक्य से क्या सीखते हैं, मास्टर माइंड, है ना, अर्थशास्त्र, है ना, कैसे इकोनॉमिक्स को यूज़ किया, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन, कैसे सही सिचुएशन में पॉलिटिक्स को यूज़ किया जाए। जब देख रहा है कि धनानंद के अगेंस्ट पीपल खड़ा हो गया, तो कैसे एक नया नेता को प्रोजेक्ट किया जाए जो उसके विजन को आगे बढ़ाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। तो परफेक्ट कैलकुलेशन, देखते ना अभी कोई भी 2 इलेक्शन भी जीत जाता, कहता ना कि चाणक्य है, चाणक्य है, क्या होता, चाणक्य इतना सस्ता आदमी है क्या, चाणक्य कभी हारेगा ही नहीं। चाणक्य ने अर्थशास्त्र को दिया, इतना मोटा किताब लिख दिया। कौटिल्य से क्या सीखते, देखो हम्बलनेस रहेगा ना तो एनिमी को भी जीत जाओगे। चलो ठीक है, हमने उसको हरा दिया, मैं उसको अच्छे से ट्रीट करना होगा ना। हम अपने हम्बलनेस से हम अपने दुश्मन को भी जीत सकते हैं, बात समझे ना। नंबर 1, एजुकेशन बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए, ये कह रहे कौटिल्य कह रहे हैं एजुकेशन बेस्ट है, सब कोई छोड़ देगा, आपका ज्ञान विवेक कोई नहीं छोड़ेगा आपको, वो हमेशा रहेगा आपके साथ, और वो आपका ट्रू फ्रेंड है, वही आपको गाइड करने वाला है, आपका बेस्ट एजुकेशन ही आपको गाइड करने वाला है। एजुकेशन बीट्स ब्यूटी, बोला कि एजुकेशन ब्यूटी को जन्म देता है, एक अच्छा चीज़ को जन्म देता है, समझ गए ना। और एनर्जी को, यूथफुलनेस को जन्म देता है, यस, इसमें हमारे अंदर फ्रेश एनर्जी क्रिएट होता है एजुकेशन से। अरे ये भी करंट अफेयर्स है, अरे ये भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, अरे ये है, एक नया एनर्जी आया कि नहीं आया। तो एजुकेशन ये सब चीज़ देते हैं। लर्न फ्रॉम अदर्स मिस्टेक, तो बोलता है ना कि अपने मिस्टेक से सीखना चाहिए। तो जब देख रहा है कि दूसरा कोई मिस्टेक कर रहा है तो उसके मिस्टेक से क्यों नहीं सीख सकते हैं, है ना। अब खुद मिस्टेक करोगे सीखोगे तो क्या फ़ायदा हुआ, यदि अगला वाला मिस्टेक कर रहा है तो उससे भी तो सीख ही सकते हैं हम लोग, है ना। डोनेट टू दोज हु डिजर्व, बोला उसी को डोनेट करो जो डिजर्व करता है। अब ये नहीं कि अच्छा खासा शरीर है, वो आ गया तुमको टिक 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 करते हुए, चंदन लगाते हुए, अब उसको तुम खुशी खुशी दे रहा है और मन ही मन सोच रहा है हम बहुत बड़ा काम कर दिए। अरे देना है तो दिव्यांग को दो ना, बात समझे ना। तो वही भी कह रहे कि जो डिजर्व करता है उसी को दीजिए। बिफोर स्टार्टिंग अ वर्क, हाँ देखो बहुत अच्छा है। देखो कोई भी वर्क स्टार्ट करने से पहले 3 चीज़ सोचो। वाई एम आई डूइंग, मैं क्यों कर रहा हूँ ये काम। IAS का तैयारी कर रहे हो, हम IAS की तैयारी क्यों कर रहे हैं, आंसर मिल जाएगा। व्हाट रिजल्ट्स माइट बी, क्या होगा रिजल्ट इसका, IAS बन भी सकते हैं नहीं भी बन सकते हैं, हाँ बिल्कुल। वेदर आई विल बी सक्सेसफुल, क्या मैं सक्सेसफुल रहूँगा। अब पता चला कि बाबू स्थिति बहुत खराब है, एक वर्ड तक ठीक से नहीं लिखने आते हैं, अब सपना है IAS बनने का, तो वेदर आई विल बी सक्सेसफुल,
तो 100 को एक ही बार क्वेश्चन मार्क आएगा, 100 तो क्वेश्चन मार्क। क्लाउड, एक क्लाउड वाला आएगा क्वेश्चन मार्क का क्लाउड, तो उस क्लाउड को 100 वाला क्लाउड का क्वेश्चन मार्क को कम करना है तो बढ़िया से तैयारी करना पड़ेगा। देखो, पर्सन्स ऑलवेज बी गुड टू अदर्स रिस्पेक्टिव ऑफ डिफरेंसेस। ठीक है, आपका आइडियोलॉजी अलग है, ठीक है, आपका रिलीजन अलग है, ठीक है, आपका क्रीड अलग है, कोई बात नहीं, हम आपको इक्वल ट्रीट करेंगे। कोई भी आदमी आपके सामने में आए, आपका ट्रीटमेंट आपका सही होना चाहिए। पर्सन कैन डाई, देखो कितना बढ़िया बोला, आदमी मर जाता है मगर उसका अच्छा ही कभी नहीं मरता है। गांधी जी तो मर के चले गए, मगर गांधी जी का नाम अभी भी होता है। विवेकानंद तो मर गए, अभी भी उनका नाम होता है। अब्दुल कलाम भी चले गए। तो आदमी मर जाते हैं मगर उसका गुडनेस हमेशा जीवित रहता है। वो लोग लिविंग लेजेंड है, इसलिए लिविंग लेजेंड कहा जाता है उन लोग को। बोला वन कैन बी ग्रेट बाय डूइंग ओन डीड्स नॉट बाय जस्ट बर्थ। बोला है कि देखिए, राजा का बेटा जन्मेंगे तभी राजा बनेंगे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यहाँ चाय बेच के भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। बात समझे ना, ये तो बेस्ट है एग्जाम्पल। ट्रेन का प्लेटफॉर्म में चाय बेच के भी हम प्रधानमंत्री के पोस्ट तक जा सकते हैं। हाँ, अब उसका आगे का नहीं बताऊंगा मैं बोल रहा हूँ कि किस लेवल तक आदमी जा सकता है। तो कहाँ हमारे मोदी जी के, कहाँ पूज्य पिताजी कभी प्राइम मिनिस्टर या कोई पॉलिटिशियंस रहे हैं? बेचारा उन्होंने खुद संघर्ष किया है, ये तो मानना पड़ेगा ना कि संघर्ष किया है उन्होंने। 50 साल तक एक्टिव पॉलिटिक्स में रहे हैं, 30 साल ऑर्गेनाइजेशन पे काम किए हैं। तो कोई मजाक का चीज़ तो नहीं है। भले ही आपका कैलकुलेशन क्रिटिसिज्म आप 100 दे दीजिए, मगर उस आदमी का हार्ड वर्क को तो आप इग्नोर नहीं कर सकते ना। ऐसे कोई बन जाता है क्या प्राइम मिनिस्टर? क्या मनमोहन जी ऐसे बन गए थे क्या? क्या नरसिम्हा राव ऐसे बन गए थे क्या? कुछ तो इंटेलेक्ट होगा ना जी, ऐसे कोई नहीं बनता है। जितना भी नेता बना, लाल बहादुर शास्त्री से लेकर कोई भी बना है इस कंट्री में, सब महान है। सिंपल बात है, इंदिरा गांधी भी महान है, जो बचपन से उनको आता है डिप्लोमेसी कैसे किया जाता है, क्योंकि वैल्यू सिस्टम ऐसे ही डेवलप्ड हो गया अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू। देखो वहाँ पे क्या क्या है। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट, डेब्ट जो कर्जा है एनिमी है जी। कर्ज कभी भी नहीं लेना चाहिए, कर्ज बहुत गंदा चीज़ होता है, ठीक है ना। अब इसमें देखो क्या बोला गया कि लर्निंग इज फ्रेंड। क्या बोला कि हाँ, पढ़ाई हमको अच्छे से करना चाहिए, वो हमारा फ्रेंड है। वाइफ मेडिसिन अब जर्नी है, यानी कि ये जितना भी है, चाहे वाइफ हो, चाहे मेडिसिन हो और फ्रेंड्स है, ये रास्ता का हिस्सा है। मगर जो लर्निंग है ना, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये आएंगे जाएंगे छोड़ देंगे, लाइफ ख़त्म हो जाएगा। मैं आपका जो लर्निंग एटीट्यूड है, आपका एजुकेशन है, वो अंतिम तक रहेगा आपके साथ, समझे ना। रिलीजियस, देखो रिलीजियस मेरिट ओनली फ्रेंड आफ्टर डेथ। क्या देखो उसमें क्या क्या लिखा है इसने। एक्चुअल नॉलेज डू नॉट कन्फाइन इन बुक्स। देखो कितना अच्छा लिखा गया कि देखिए, जो एक्चुअल नॉलेज होता है वो किताब में नहीं रहता है जी, ठीक है, उसको हमको इंटरप्रेट करना पड़ता है, उसको ग्राउंड लेवल पे उतारना पड़ता है। समझ गए ना, ये कौटिल्य का कहा गया शब्द है। अब्राहम लिंकन का देख लेते हैं, जो वहाँ पे बैठे हुए हैं, अब्राहम लिंकन। अब अब्राहम लिंकन देखो, कोई सोच सकता है कि इतना बूढ़ा आदमी प्रेसिडेंट हो सकता है? बताओ, हाँ बताओ। जो आदमी स्लेवरी को बैन करने के लिए, है ना, इतना आगे बढ़ा। नॉर्थ और साउथ डिवाइड है यूनाइटेड स्टेट्स का, सिविल वार चल रहा है 1861 से लेकर 65 तक, स्थिति खराब है यूनाइटेड स्टेट्स का। उसमें एक कोई आदमी उठता है, बोलता है कि ब्लैक के लिए हम काम करना चाहते हैं, जबकि हम वाइट हैं। कोई, क्योंकि हमने देखा है वर्ल्ड में जो स्लेवरी बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, भारत से भी ज़्यादा प्रॉब्लम बाहर था। हाँ, यूनाइटेड स्टेट्स में बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। कुछ नहीं, अभी भी है, अभी भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, भले ही हमको बड़ा बड़ा डिंगराबाजी सिखा दे ये लोग। तो देखे नहीं, ब्लैक मैन मैटर, लाइफ ऑफ ब्लैक मैन मैटर्स करके एक चला था ना जी। अब्राहम लिंकन का देख सकते हो, देखो डेवलप द कैपेसिटी टू लिसन टू डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू। यस, इतना तो होना चाहिए क्षमता कि दूसरा व्यूज को भी समझ सके। अपना ही बात को लेके बैठे हुए हो, ये इतना बढ़िया थे ना। अब्राहम लिंकन का सबसे खासियत क्या है, अब जब देख रहे हैं, अब ऑफिस में आदमी ऑर्डर करता है कि ये स्टेप ले लो, वो स्टेप ले लो, ये ग्राउंड लेवल पे जाते थे देखने के लिए। जैसे प्राइम मिनिस्टर क्या है, फ़ोन कर देगा, तो ये ग्राउंड लेवल पे जाके चेक करते थे कि स्थिति क्या है। बोलना आसान होता है, किसी को भी काम लगवा देना, मगर जब तक ग्राउंड लेवल को फेस नहीं करोगे तब तक समझोगे कहाँ से। उतना ही नहीं, ये जितने भी विरोधी वाले थे, दूसरा वाले पार्टी के थे, उनका ही बात बहुत अच्छे से सुनते थे, लाइक अटल बिहारी वाजपेयी। समझ गए ना। एक्नॉलेज योर एरर्स, अपने एरर्स को एक्नॉलेज करना, ठीक है ये मेरा गलती हुआ है, रियली सॉरी। और ये महान आदमी ही कर सकता है, नहीं तो सब आदमी को लगता है कि हम तो सही है, हम तो कभी गलत हो ही नहीं सकते हैं।
है ना, अपने एरर को एक्नॉलेज करना, उसको मानना, फिर सीखना और फिर आगे मूव करना, यही तो लाइफ है जी। आप हर स्टेप में गलती करोगे, हर जगह आप गलती करोगे, मगर उस चीज़ को एक्नॉलेज करना भी बहुत ज़रूरी है, मानना भी बहुत ज़रूरी है। टीम देखो मिस्टेक्स, अब देखो यदि हमारे वर्कर्स यदि कोई मिस्टेक कर दिया, हम मुखिया है तो हम लेते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो अब जैसे टेररिस्ट अटैक हुआ मुंबई में, तो वहाँ के सीएम रेजिग्नेशन दिए कि नहीं दिए, वो सीएम का क्या गलती है, वो तो पूरा गवर्नेंस पैटर्न का गलती है ना। तो यदि हमारे टीम वर्क में कहीं लूफॉल्स हो जाता है, कहीं दिक्कत हो जाता है, तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेते हैं, क्योंकि हम प्रोवाइड नहीं कर पाए। यानी कि लीडर, प्रॉपर लीडरशिप क्वालिटी हुआ ना। यहाँ बताइए किसान लखीमपुर में मर गया, किसान, इतना किसान मर गया है, अभी तक वो चोर आदमी बैठा हुआ है, हाँ है कि नहीं है? तो क्या का हुआ ये चीज़, कितना लंबा अभी भी डिबेट चल रहा है कि कब होगा ये, हटेगा ये लोग। वो जो था ना, क्या नाम था उसका बताइए जरा, हाँ टेनी, शिकायत कहाँ से होगा, टेनी, जो टेनी था तुम्हारा स्टेट का जो तुम्हारा मिनिस्टर था, होम मिनिस्टर, क्या हुआ उसके अंदर तो सीबीआई सब आता है, वो अपना बेटा का केस करेगा क्या? और लखीमपुर में क्या हुआ, लखीमपुर हो गया 1.5-2 महीना हो गया है, कहाँ जस्टिस मिला है अभी तक? मोदी जी बोले, मोदी जी यदि रेस्पॉन्सिबल आदमी होते तो उसको निकाल देते वहाँ से, अभी तक नहीं हुआ है, ये लैगिंग है जी, वही बोलना चाहते थे। देखो लर्न टू कंट्रोल इमोशंस, कैसे इमोशंस को कंट्रोल किया जाए, कैसे एंगर को, फ्रस्ट्रेशन कंट्रोल किया जाए ताकि बेटर रिजल्ट आए। हाँ एंगर से भी बेटर रिजल्ट आता है, गुस्सा हो गया जी आईएएस बनना है, बेटर रिजल्ट। फ्रस्ट्रेशन को भी पॉजिटिव यूज़ कर दिए, यस हमको अपने इमोशंस को ना पॉजिटिव डायरेक्शन में यूज़ करना चाहिए। देखो अंडरस्टैंडिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ रिलैक्सेशन, हाँ रिलैक्सेशन का भी क्या इतना पढ़ाई लिखाई, क्या इतना काम, रिलैक्स भी होना जरूरी है, ह्यूमर भी बहुत जरूरी है। पूरा थक गया, पूरा सीरियस हो गया, ह्यूमर है ही नहीं लाइफ में, नहीं हंसोगे तो कैसे लाइफ चलेगा जी। तो रिलैक्सेशन और ह्यूमर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ साथ होने चाहिए आपके साथ, ठीक है ना। अब देखो ये बोला कि जब व्हेन नीडेड गो टू फील्ड मैनेज स्ट्रिक्टली इंस्टेड ऑफ मैनेजिंग फ्रॉम द ऑफिस, जाओ देखो वहाँ पे, अब तुम ऑफिस से मैनेज करो कोई भी चीज़, जाओ ग्राउंड फील्ड में जाकर देखो। ये भी हम अब्राहम लिंकन से सीख सकते हैं। अगेंस्ट अपार्थाइड, जो राशियल डिस्क्रिमिनेशन था कि ब्लैक वाइट में इतना डिफरेंस, उसके अगेंस्ट थे ये। सिविल वार में जो कंट्रीब्यूशन था, बताओ सिविल वार में क्या हुआ था कि बहुत सारा तुम्हारा साउदर्न स्टेट्स है, टेक्सास है तुम्हारा, और भी बहुत सारा है ना, वो क्या बोल, बहुत सारा स्टेट था जिसमें 13 कॉलोनीज भी था, वो क्या बोल रहा था कि हमको अलग बनाना है स्टेट, हमको अलग फ्लैग बनाना है, हमको यूनाइटेड स्टेट से निकलना है। ये क्या बोले, यूनाइटेड स्टेट से निकल ही नहीं सकते हो देश का। अब इसी वजह से बेचारे का जेनोसाइड भी हुआ, असैसिनेशन भी हुआ इनका, मरे कि नहीं मरे? अब्राहम लिंकन को मारा गया, क्यों? देश बचाने के चक्कर में। गांधी जी को मारा गया, क्यों? देश बचाने के चक्कर में। तो बड़े बड़े लोग का यही होता है। देखो कम्युनिकेशन विथ कॉमन पीपल, तो जितना हम ना कॉमन पीपल से ना कम्युनिकेट करेंगे उतना अच्छा है। जैसे देखो मोदी जी कितना मन की बात में कितना करते हैं। अब इस बार देखो मोदी जी को भले ही तुम क्रिटिसाइज करो, जब पद्मश्री पद्म विभूषण का बात आया तो कितना कॉमन आदमी का दे रहे हैं। पहले कांग्रेस का जो सरकार था, देखो ये बात को तो एड्रेस करना पड़ेगा सबको। पहले जब कांग्रेस का सरकार था तो सब एलाइट क्लास को मिलता था, जर्नलिस्ट लोग को मिलता था, चोर लोग को मिलता था। सब चोर लोग नहीं है जर्नलिस्ट का, मगर जो थोड़ा सरकार के पक्ष में रहता था उसको मिल जाता था, है ना। अभी तो बताओ कि जो सिलीगुड़ी का एक आदमी है जो एम्बुलेंस चला रहा है उसको दे दिया, एक जो टीचर है जो कि इतना लगा हुआ है 30-40 साल से उसको दे दिया, एक गरीब आदमी एक अम्मा करके है तुम्हारा जो कि इतना ज़्यादा पेड़ कल्टीवेट किया उसको दे दिया। अब बताओ भारत में इतना खासियत है कि प्रेसिडेंट से अवार्ड भी ले रही है और वो अम्मा प्रेसिडेंट को वो भी कर रही है, हाथ भी लगा रही है, खुश रहो बेटा खुश रहो। ये कहीं नहीं होता, ये भारत में ही होता है। भेजे थे ना तुम लोग को लिंक, भेजे थे कि नहीं भेजे थे? तो प्रेसिडेंट भी खुश हो गया और उधर मोदी भी बैठे हुए हैं, मोदी जी भी बहुत खुश थे। अब देखिए उसका प्रेसिडेंट भी झुक गया ऐसे करके, खासियत ये देखिए ना, हाँ नीचे आया। हाँ तो ये और बाकी कंट्री में नहीं मिल सकता है ये सब चीज़, ये बेस्ट है। देखो यहाँ पे मार्टिन लूथर किंग जो जूनियर है, ये दूसरे हैं, वो मार्टिन लूथर किंग दूसरे वाले हैं, ये दूसरे वाले हैं। इनसे क्या सीख सकते हैं? देखो इनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। इनसे सीखने के लिए क्या चीज़ है? देखो एवरीवेयर, अब क्या ऑपरेशन हर जगह हो रहा है, हर जगह तुम्हारा क्या है, लोगों को दबाया जा रहा है। यस, मार्टिन लूथर किंग क्यों उठे थे? पहले तो यूरोप का हिस्ट्री देख लो। मार्टिन लूथर किंग प्रोटेस्टेंट क्लास को आगे ले गए, कैथोलिक मतलब जो चर्च का,
अब चर्च दिन को रात बोल देता तो रात ही है, और रात को दिन बोल दिया तो वही है। बाइबल में जो दे दिया गया वही है। तो जो जिस हिसाब से रिनांसास वहाँ चल रहे थे, एज ऑफ इनलाइटमेंट चल रहा था, उसमें लोग अवेयर हो रहे थे, तो लॉजिकल थिंकिंग पे बात चल रहा था, है ना, कि लॉजिकल चीज होना चाहिए। क्या होता है बाइबल, कुछ भी लिख देगा, कुछ भी मान लेंगे क्या हम? तो मार्टिन लूथर किंग को जाता है, तो अब जिसको मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहा जा रहा है, तो उनके अंदर भी तो वही सब अंश होगा, उन्होंने भी बहुत बड़ा क्रांति लाया होगा। तो ये जो मार्टिन लूथर जूनियर है, ये खुद तुम्हारा यूनाइटेड स्टेट्स के एक मिनिस्टर रहे हैं, उस पोस्ट तक पहुंचे हैं। अब बेचारे का मर्डर हो गया, इन्होंने बहुत काम किया ह्यूमन राइट्स के ऊपर, इसलिए बहुत फेमस है, इनको मार्टिन लूथर जूनियर कहा जाता है, समझे ना। तो ये बोले कि देखिए हर चारों तरफ ऑपरेशन ही हो रहा है, यानी कि शोषण ही हो रहा है लोगों का। एनिमी, हाँ, एनिमी को भी लव करना चाहिए, उसको भी अच्छे से करना चाहिए। करेज, नॉन वायलेंस, लव, जस्टिस, ह्यूमन डिग्निटी, फॉरगिवनेस, ये सब लोगों के अंदर होना चाहिए। करेज होना चाहिए। टाइम इज ऑलवेज राइट टू डू व्हाट इज राइट, बोला कि हर समय सही है यदि आप सोचते हैं कि सही है आपके लिए, तो और आपको लगता है कि अभी टाइम आया ही नहीं, तो समय बर्बाद हो जाएगा आपका। वही है, क्योंकि उस समय इतना रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था। अब लोग सोचता कि अब आएगा समय, डिकेट चेंज होगा तब करेंगे, तो कहाँ से होगा। तो वो उस समय के थे और उस समय इन्होंने आंदोलन किया था, सिंपल बात है। स्ट्रॉन्ग प्रिजर्वेरेंस होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होना चाहिए जी। लव ह्यूमैनिटी होना चाहिए। इनजस्टिस कहीं पे भी हो, कहीं पे भी हो, यदि इंडिया में भी इनजस्टिस हो रहा है तो यूनाइटेड स्टेट्स वाले लोग भी बोलना चाहिए, यदि यूनाइटेड स्टेट्स में भी हो रहा है तो इंडिया को भी बोलना चाहिए। तो इनजस्टिस कहीं पे भी हो रहा था, वो इनजस्टिस ही है जी, ठीक है। राइट विल प्रिवेल, यानी कि हमेशा राइट ही सबसे आगे होना चाहिए, समझे ना। अब नेल्सन मंडेला के देखते हैं। नेल्सन मंडेला जानते हो, नेल्सन मंडेला बोलते हैं कि जो हमारा जो कोर वैल्यूज है, लीडरशिप हो गया, फ्रीडम हो गया, करेज हो गया, एजुकेशन हो गया, कंपैशन हो गया, फॉरगिवनेस हो गया, ये सब चीज़ सीखते हैं हम नेल्सन मंडेला के जर्नीज से। ये बोलते हैं देखो, इट ऑलवेज, क्या लिखे हो सुनिए, ड्रीम टू, क्या लिखे हो इसमें, हाँ देखो, कुछ भी चीज़ ना हमको इम्पॉसिबल लगता है ना। IAS बनना भी इम्पॉसिबल लगता है कि नहीं। जब हम प्रोसेस में लग जाए तो पॉसिबल हो जाता है। जैसे नेल्सन मंडेला को भी नहीं लगा कि वो प्रेसिडेंट बन जाएंगे साउथ अफ्रीका का 90s में, बने कि नहीं बने, जबकि इतना ज़्यादा तुम्हारा वाइट का इतना डोमिनेंट, समझ गए ना। देखो अब कोई प्रॉब्लम को ख़त्म करना था एजुकेशन पे बहुत काम किए थे, ये जानते ही हो, है ना। तो इसमें और भी बहुत सारा, फेलियर रिफ्लेक्ट, देखो फेलियर कोई दिक्कत नहीं, फेलियर रिफ्लेक्ट करता है आपके कैरेक्टर को, कि आप कितना लड़े थे, आपका क्या क्या फॉल्स रहा था। एंड डिफरेंट व्यू पॉइंट्स, अलग अलग व्यू पॉइंट्स चीज़ों को देखो, एक तरीके से मत देखो, 1000 तरीके से देखो, जितना व्यू पॉइंट्स देखोगे उतना फ़ायदा मिलेगा आपको। लास्ट वन, मदर टेरेसा। मदर टेरेसा से क्या सीखते हैं, देखो, स्पीक्स द लिटिल अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में कम बोलो, अपने बारे में कम बोलो और सर्विस में डेडिकेट रहो। हाँ, कीप बिजी विथ वन, अपने काम में व्यस्त रहो यार, क्या है फालतू का चीज़, अपने काम में व्यस्त रहो। मदर टेरेसा जाने जाती है अपने सर्विस के लिए, है कि नहीं है। बताओ कहाँ जर्मनी, कहाँ आके कलकत्ता में आके काम कर रही है कि नहीं। अपने काम में बिजी रहो, डोंट इंडल्ज इनटू द अदर्स अफेयर, दूसरे का टांग मत लड़ाओ दूसरे का। एक्सेप्ट योर इरिटेशन, बोला कि अपना जो इरिटेशन है ना, गुस्सा आता है ना कोई चीज़ सुन के, उसको स्माइल में कन्वर्ट कर दो। जैसे तुम लोग को बोल दे थोड़ा झाड़ दे, तो गुस्सा आता है कि नहीं आता, उसको स्माइल में ख़त्म कर दो। अपने क्रिटिसिज्म को स्माइल में ख़त्म करना सीखो। डू नॉट पॉइंट आउट अदर फॉल्ट्स, अरे दूसरे का फॉल्ट में ध्यान दो ना, अपना फॉल्ट पे ध्यान दो ना, अपने अफेयर्स में रहो। डू नॉट सीक टू बी एडमायर्ड, ये भी मत सोचो कि हमको प्यार मिलना चाहिए, हमको रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। अरे भाई वो काम नहीं है, वो दूसरा कोई करेगा, जिसको करना होगा करेगा, जो जिसको नहीं करना मत नहीं करेगा। काहे झूठों का एक्सपेक्टेशन करें हम किसी से, अब अपने काम में रहिए व्यस्त। चूज डिफिकल्ट टास्क आउट ऑफ लिसन टास्क, अब बताओ कितना बढ़िया कि आपको 10 टास्क दिए गए और कोशिश करो जो सबसे डिफिकल्ट टास्क है उसको किया जाए, वहाँ से आप सीखोगे, बहुत कुछ सीखोगे, क्योंकि डिफिकल्ट टास्क में चैलेंजेस है और जितना चैलेंजेस है उतना सीख सकते हैं हम उस चीज़ को। लास्ट वन, APJ अब्दुल कलाम, लास्ट होगा, क्लास खत्म हो जाएगा बढ़िया से। देखो ये क्या कहते हैं, नेशंस बिल्टअप, है ना। नेशंस को यदि खड़ा करना है, आगे ले जाना है, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल है वो मदर का है, फादर का है और टीचर का है, क्योंकि पहला गुरु है सभी। बिल्ड करेज होना चाहिए, क्षमता होना चाहिए डिफरेंट चीज़ सोचने का। हाँ, इन्वेंट डिस्कवरी, जो कि इम्पॉसिबल लग रहा है उसको भी डिस्कवर करने का क्षमता होना चाहिए। अब लोग क्या बोलेगा, उस परसेप्शन में फंस जाओगे तो नया चीज़ करोगे ही नहीं। अब पता चला कि हमको कुछ और पसंद है और वहाँ से निकल ही नहीं रहे हो, तो प्रॉब्लम हो सकता है। सिंगल माइंडेड फोकस टू द गोल,
आपका जो गोल है उस पर फोकस रखिए ना, इधर उधर डिबेट नहीं करना है जी। लीडर नोन फॉर विजन एंड पैशन, है ना, लीडर अपने पैशंस के लिए, अपने विजन्स के लिए जाने जाते हैं। वो कुछ भी मतलब अपने विजन को जाने नहीं देंगे। वो मरते दम तक भी बोलेगा अपने डिसाइपल से, देखो बाबू ये काम बच गया, कर देना मेरा काम, है कि नहीं, क्योंकि उस समय भी मर रहा है तो उस समय भी वो विजन ही सोच रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ तो। जैसे एग्जाम्पल देखो, जब पार्टीशन ऑफ इंडिया हुआ तो गांधी जी क्या बोल रहे कि हम जाएंगे पाकिस्तान, जाएंगे वहाँ पे अनशन बैठेंगे और बोलेंगे फिर से रीयूनाइट हो जाने के लिए। तो उनका एक विजन था कि बड़ा इंडिया, अखंड भारत, तो विजन हुआ जी, है ना। नेवर गिव अप, कभी भी ऐसे हम लोग को गिव अप नहीं होना चाहिए, ठीक है। यदि जब तक सक्सेस नहीं मिल जाता तब तक हमको लगे रहना चाहिए, ठीक है। ऑनेस्टी होना चाहिए, बिल्कुल ऑनेस्टी सीख सकते हैं इनसे, है ना। इम्पार्शलिटी, अब बताओ भाई भतीजे, ये इनको क्या मतलब ही नहीं है, ये तो सबके लिए थे, है ना, इज़ फॉर एवरीवन, सबके लिए। जैसे मैंने बताई, जैसे सेल्फ डिसिप्लिन, पैट्रियटिज्म, राष्ट्र के लिए काम करते थे जी, हर समय पॉवर्टी का बात करते थे। द होल यूनिवर्स विथ यू, देखो एक है कि नहीं, हिंदी वाला जो है कि ना, पूरा कायनात लग जाता है आपको मिलाने के लिए जिसको आप पसंद कर रहे होते हैं, है ना। ये शाहरुख खान का एक बहुत अच्छा डायलॉग है ना, एक चुटकी भर सिंदूर वाला, जो डायलॉग के बाद ये डायलॉग आता है कि पूरा कायनात आ जाएगा तुमको मिलाने के लिए। क्या है, देखो बाबू, आंख फाड़ फाड़ के पढ़ाई कर रहा है, पूरा झुक गया, ऐसा बन गया, ठीक है, पढ़ते पढ़ते, और फिर भी ऊपर से स्पिरिचुअल पावर है तुमको गाइड करने के लिए। पढ़ता लिखता है, पॉजिटिव काम करता है, तो ऊपर से है खुदा देखने के लिए कि हाँ भाई ईमानदार आदमी है, ही विल बी सक्सेसफुल। तो इसलिए कायनात, पूरा यूनिवर्स का एनर्जी लग जाता है आपको सक्सेस पहुंचाने के लिए, वहाँ पहुंचाने, वो कह रहे हैं। देखो सेल्फ डिसिप्लिन बता चुके। सेकुलरिज्म, बताओ मुस्लिम आदमी है, प्रेसिडेंट रहे कि नहीं रहे, इससे बड़ा सेकुलर का क्या एग्जाम्पल हो सकता है। कहाँ खाली मुस्लिम में बात करते थे, हिंदू मुस्लिम सब है, क्या हम हिंदू है, हम तो पूरी तरीके से गौरव काम कर रहे हैं अब्दुल कलाम का, कहाँ हम हिंदू मुस्लिम का एंगल दे रहे हैं। अब्दुल कलाम को तो अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया था, जबकि अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी पार्टी से, बीजेपी पार्टी मतलब हिंदू पार्टी, तो फिर ये सबके लिए थे, यानी कि सेकुलर वैल्यूज को कैरी कर रहे थे ये, वो अलग बात है, वहाँ नहीं जाना चाहेंगे। जितना बताना है मैं दूसरा एंगल बताऊंगा मैं। ग्रैटिट्यूड, आई नो, बस समझ रहे हैं ना। ग्रैटिट्यूड बहुत अच्छे, हम्बलनेस अच्छे होना चाहिए। कोई आपके लिए अच्छा काम कर दिए और उसको मुंह घुमा के चल दोगे तो अच्छा बात है क्या, समझे ना। एंड इम्पार्शलिटी, दैट्स इट, खत्म कर दिए हैं जी।